वेलकम एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग यूनिट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हाँ, आई नो ये यूनिट थोड़ा कॉन्सेप्ट हैवी है, लेकिन बिलीव मी, एक बार इसका लॉजिक समझ आ गया ना, तो इससे आसान कुछ भी नहीं लगेगा। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। और मैं इसे इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? वेल, लुक एट दिस। ये अकेला यूनिट आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। सोच के देखो, 40 में से 12 मार्क्स यानी कि 30% पेपर सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिट से आने वाला है, नेशनल इनकम से भी ज़्यादा। तो अगर आपने इसकी सारी वीडियोस को अच्छे से फॉलो किया तो ये 12 मार्क्स आई प्रॉमिस यू आपके कहीं नहीं गए। ऑलराइट, सो ये है हमारा आज का गेम प्लान, हमारा रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन से, बिल्कुल बेसिक्स। फिर उसके कंपोनेंट्स को एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में थोड़ा डीप डाइव करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2 सेक्टर मॉडल में एडी का फॉर्मूला देखेंगे और इसके बाद स्केड्यूल यानी टेबल और कर्व यानी डायग्राम बनाना सीखेंगे। एंड फाइनली एंड में सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को एक साथ रिवाइज करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। याद करो, क्लास 11th में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, राइट? जहां हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते थे, एक कंज्यूमर की डिमांड, एक फर्म की सप्लाई। बट नाउ वी आर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल देखते हैं। तो यहाँ हम डिमांड नहीं, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। द वर्ड एग्रीगेट का मतलब ही होता है टोटल और सम। तो व्हाट एग्जैक्टली इज एग्रीगेट डिमांड? सिंपल वर्ड्स में समझो, एक इकोनॉमी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में यानी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उन सब की टोटल डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। बेसिकली सुई से लेके जहाज तक, मतलब एक नीडल से लेके एक एयरप्लेन तक, हर चीज की टोटल डिमांड का सम। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अब ठीक है, टोटल डिमांड तो समझ आ गया, बट सवाल ये है कि ये टोटल डिमांड आती कहाँ से है? आई मीन, हु आर द पीपल, हु आर द एंटिटीज इन एन इकोनॉमी जो ये सारा खर्चा करते हैं? इसको समझने के लिए वी नीड टू ब्रेक डाउन एग्रीगेट डिमांड इनटू इट्स 4 मेजर कंपोनेंट्स। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। जनरली एक ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इन 4 चीजों का सम होता है। सबसे पहला है सी, यानी हम और आप जैसे हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा है आई, यानी प्राइवेट फर्म्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा है जी, यानी गवर्नमेंट का खर्चा। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज सिंपली एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज सी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ये हम सब लोगों का खर्चा है जो हम अपनी डेली नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड, क्लोथ्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इवन योर इंटरनेट बिल। जो भी खर्चा हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, वो सब इस सी का पार्ट है। लेकिन अ क्वेश्चन फॉर यू, हमारा कंजम्पशन डिपेंड किस पर करता है? वेल, इट डिपेंड्स ऑन आवर डिस्पोजेबल इनकम। अब ये क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो सारे टैक्सेस पे करने के बाद आपके हाथ में बचती है, द इनकम यू कैन एक्चुअली डिस्पोज ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी इनकम 10 लाख है और आपने 1 लाख टैक्स दे दिया, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी हुई? 9 लाख। अब इसी 9 लाख में से आप या तो खर्च करोगे या सेव करोगे। सिंपल सा रूल है, जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उतना ज्यादा कंजम्पशन। Now our second component is I, private investment expenditure. ये वो खर्चा है जो प्राइवेट फर्म्स अपने कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने के लिए करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री ने एक नई मशीन खरीदी या एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक नया ऑफिस बिल्डिंग बनवाया। ये भी तो इकोनॉमी में एक तरह की डिमांड है, राइट? इट्स अ डिमांड फॉर मशीनरी, अ डिमांड फॉर सीमेंट, फॉर स्टील एंड सो ऑन। थर्ड कंपोनेंट, जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी इकोनॉमी में बहुत खर्चा करती है। नाउ दिस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देना या डिफेंस सर्विसेज पे खर्च करना। और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे रोड्स, फ्लाईओवर्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाना। ये दोनों ही, माइंड यू, एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। एंड फाइनली अ फोर्थ कंपोनेंट, नेट एक्सपोर्ट्स। नाउ इसको ध्यान से समझो, जब हम अपने गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं एक्स, तो फॉरेनर्स हमारी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारी एडी में ऐड होता है। मेक सेंस? लेकिन जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं एम, तो हम अपना पैसा फॉरेन गुड्स पर खर्च कर रहे हैं, राइट? विच रिड्यूसेस द डिमांड फॉर आवर डोमेस्टिक गुड्स। दैट्स व्हाई इंपोर्ट्स को हम एडी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। Okay, so now let's take the concept of investment and understand it in a little more detail.
ये पूरे यूनिट का एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, सो इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट ब्रॉडली स्पीकिंग दो टाइप्स का होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। चलिए इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। सो ऑन वन साइड वी हैव इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जैसा नाम से ही क्लियर है, ये प्रॉफिट से इंड्यूस होता है। इसका मेन मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट। ये इनकम लेवल पर डिपेंड करता है। इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और प्राइवेट सेक्टर नेचुरली ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। दूसरी तरफ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसका इनकम लेवल से कोई लेना देना नहीं होता, इट्स इंडिपेंडेंट। इसका मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, जैसे गवर्नमेंट का सड़कें या हॉस्पिटल्स बनाना। ये इनकम देकर नहीं किया जाता। सो इसीलिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। इनके बीच एक डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मोर इनकम, मोर इन्वेस्टमेंट, सिंपल एज दैट। अब देखो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि इनकम चाहे 0 हो, 100 हो या 1000 हो, द इन्वेस्टमेंट लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे सरकार ने डिसाइड किया है कि हर साल एजुकेशन पर 500 करोड़ खर्च करने हैं, तो वो इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करेगा। इट्स फिक्स्ड, इट्स ऑटोनोमस। Okay, just a small term you should know, MEI, यानी Marginal Efficiency of Investment. Marginal का मतलब होता है additional. तो MEI का मतलब है एक additional unit of investment करने पर आपको कितना expected rate of return मिलेगा. Basically, extra investment से कितना extra profit होने की उम्मीद है. For now, just knowing the definition is enough. Now for a very very important simplification. असल में, as we saw, an economy has 4 sectors. लेकिन केन्स ने अपनी थियोरी को सिंपल रखने के लिए और हमारे 12th ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक सिंप्लीफाइड 2 सेक्टर इकोनॉमी अज्यूम करते हैं। इसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स होते हैं, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। वी कंप्लीटली इग्नोर द गवर्नमेंट G एंड द फॉरेन सेक्टर XM फॉर नाउ। तो अगर हमने गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को हटा दिया तो AD के फॉर्मूले में क्या बचा? सिर्फ कंजम्पशन C और इन्वेस्टमेंट I। तो हमारा वर्किंग फॉर्मूला बन जाता है AD इज इक्वल्स टू C प्लस I। ये फॉर्मूला इस पूरे यूनिट की जान है। इसको हमेशा याद रखना है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और अब इस चैप्टर का सबसे बड़ा गोल्डन रूल, एक बात गांठ बांध लो। इस पूरे यूनिट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट या I लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो कांस्टेंट रहता है और इनकम के साथ चेंज नहीं होता। सारे न्यूमेरिकल्स और सारे डायग्राम्स में यही अजम्पशन चलेगा। रिमेंबर दिस। चलिए, अब तक सारी थ्योरी आई होप क्लियर हो गई है। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके AD का शेड्यूल यानी टेबल बनाएंगे और फिर उस टेबल की हेल्प से AD कर्व यानी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, सो पे क्लोज अटेंशन। इस टेबल को ध्यान से देखिए। फर्स्ट कॉलम में इनकम Y है जो 0 से बढ़ रही है। सेकेंड कॉलम है कंजम्पशन C जो इनकम के साथ बढ़ रहा है। थर्ड कॉलम इज इन्वेस्टमेंट I एंड नोटिस दिस, ये हर इनकम लेवल पर कांस्टेंट है एट 10। क्यों? क्योंकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, राइट? और लास्ट कॉलम है AD जिसको हमने सिंपली C और I को ऐड करके निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, एट 0 इनकम 20 + 10 इज 30, एट 20 इनकम 25 + 10 is 35 and so on. Alright, now let's convert this table into a diagram. Step 1 is the easiest. आराम से x-axis और y-axis बनाइए। x-axis पर हमेशा इनकम आउटपुट आएगा और y-axis पर हम AD, C, I प्लॉट करेंगे। लेबलिंग बिल्कुल ऐसी ही करनी है एग्जाम में, ओके? Don't lose marks on this. Step 2, we will draw the investment curve. हमने अभी गोल्डन रूल पढ़ा था कि I हमेशा ऑटोनोमस होता है, यानी कांस्टेंट। तो इसका कर्व कैसा बनेगा? Absolutely simple. एक horizontal straight line parallel to the x-axis. ये बन गया हमारा I curve. Step 3, अब बनाते हैं consumption curve. टेबल में हमने देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ता है। इसलिए C कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड या अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो, ये कर्व ओरिजिन यानी 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द y-axis above 0. We'll discuss the reason for this in just a moment. And now the final step, the AD curve. The formula is AD is equal to C plus I. So, graphically, इसका मतलब है कि हम C कर्व में I की कांस्टेंट वैल्यू को वर्टिकली ऐड कर देंगे।
क्योंकि I कांस्टेंट है, इसलिए AD कर्व हमेशा C कर्व के पैरेलल बनेगा, बस उससे थोड़ा ऊपर. And this vertical gap between the C and AD curve, what is it equal to? Exactly, it's equal to our autonomous investment I. तो हमने थियोरी, स्केड्यूल और डायग्राम सब कुछ कवर कर लिया है. अब आते हैं फाइनल रिवीजन पर. ये वो गोल्डन रूल्स हैं जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कभी नहीं भूलने हैं, स्पेशली फॉर योर एग्जाम्स. इन्हें अपने दिमाग में बिठा लो. सबसे पहले कंजम्पशन के गोल्डन रूल्स. रूल नंबर 1, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो इवन इफ योर इनकम इज जीरो. I mean, जिंदा रहने के लिए यू हैव टू कंज्यूम समथिंग. इसे मिनिमम कंजम्पशन एट जीरो इनकम को हम कहते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन. ये पैसा या तो पास सेविंग से आता है या उधार लेकर, और इसीलिए द सी कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस अबव द ओरिजिन. और अब AD और I के गोल्डन रूल्स. Rule 1, as we've said, in this model, investment I is always assumed to be autonomous. Rule 2, since C can never be zero, AD, which is C plus I, can also never be zero. Rule 3, the AD curve is always parallel to the C curve. And the final rule, the vertical distance between the AD and C curves is always equal to autonomous investment I. So today we have completely decoded the concept of aggregate demand. Lekin, the story doesn't end here. An economy doesn't just run on demand. The supply side is equally important. So what happens next? In our next session, we will explore aggregate supply, or AS, and then we will see how AD and AS come together to determine the equilibrium level of income in an economy. So I'll see you in the next one. Everyone, welcome. पिछले एक्सप्लेनर में हमने एग्रीगेट डिमांड को समझा था, तो आज हम उसके दूसरे इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट यानी एग्रीगेट सप्लाई को डिटेल में समझेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो ये है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, द बिग पजल वी गोइंग टू सॉल्व टुडे. आप सबने अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा और आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा ओरिजिन से एक 45 डिग्री लाइन होती है. पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों ऐसा ही क्यों होता है? इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपको इसके पीछे का पूरा लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. ये रहा हमारा आज का रोड मैप. हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे. एग्रीगेट सप्लाई क्या है, फिर उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे, कर्व बनाएंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी को नंबर से प्रूव करेंगे. और फिर हम उस 45 डिग्री लाइन की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे और ब्रेक इवन पॉइंट जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे. तो चलिए सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं. Okay, section 1. Let's start with the most fundamental question. What exactly is aggregate supply? होती क्या ये चीज? एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम AS कहते हैं, बेसिकली एक कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सब मिलकर एक साल में टोटल कितनी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं. इन शब्दों पर ध्यान देना, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ये कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम या GDP जैसा ही है, बस फर्क ये है कि हम इसे सप्लाई साइड से देख रहे हैं. ये इकोनॉमी का टोटल प्लान्ड आउटपुट है. तो ये टोटल सप्लाई यानी टोटल इनकम बनती कैसे है? एक सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी में जहां सिर्फ हाउस होल्ड्स और फर्म्स हैं, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला है C+S. इसका मतलब है कि प्रोडक्शन से जो भी टोटल नेशनल इनकम जनरेट हुई है उसका सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो कंज्यूम की जाएगी या फिर उसे सेव किया जाएगा. C फॉर कंजम्पशन एंड S फॉर सेविंग्स. चलो इन दोनों को देखते हैं. पहले है C यानी कंजम्पशन. ये बहुत सिंपल है. ये इनकम का वो हिस्सा है जो लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर खर्च कर देते हैं, जैसे खाना, घर का किराया, कपड़े, एंटरटेनमेंट. जो भी पैसा आपने स्पेंड किया वो सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. और उस इनकम का क्या जो कंज्यूम नहीं हुई, जो पैसा खर्च नहीं हुआ, वो कहाँ गया? उसी पार्ट को हम कहते हैं सेविंग्स या S. तो ये एक बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी है. इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और इट इज सेव्ड, यानी Y इज इक्वल टू C+S. इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं. अब चलिए ये समझते हैं कि C और S एक्चुअली बिहेव कैसे करते हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है. इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत फेमस थियरी है जो इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केन्स ने दी थी. इसे कहते हैं द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. केन्स ने कंजम्पशन के बारे में 3 मुख्य बातें बताई. पहली, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता. सोचो, अगर आपकी इनकम जीरो भी हो तब भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा. या तो आप अपनी पुरानी सेविंग्स यूज करोगे या उधार लोगे. इस कंजम्पशन को कहते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन. दूसरी बात, जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है. ये तो साफ है, ज्यादा पैसा आएगा तो हम ज्यादा खर्च करेंगे. लेकिन तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. जिस रेट से कंजम्पशन बढ़ता है वो हमेशा इनकम के बढ़ने के रेट से कम होता है. इसका क्या मतलब है?
जरा सोचिए, अगर आपकी इनकम 50,000 से डबल होकर 1 लाख हो जाए तो क्या आप अपना खर्चा भी ठीक डबल कर देंगे? नहीं, आप खर्चा बढ़ाओगे जरूर, लेकिन नई इनकम का एक बड़ा हिस्सा आप सेव भी करोगे। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल से समझो, अगर मुकेश अंबानी की इनकम डबल हो जाए तो वो अपना रोज का कंजम्पशन डबल नहीं कर देंगे, क्योंकि उनकी बेसिक जरूरतें तो कब की पूरी हो चुकी हैं। जो भी एक्स्ट्रा इनकम आती है वो ज्यादातर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाती है। अब आते हैं सेविंग्स की जर्नी पर। जब आपकी इनकम बहुत कम है या जीरो है तो आपका कंजम्पशन सी आपकी इनकम वाई से ज्यादा होगा। ऐसे में आप या तो पुरानी सेविंग से पैसा निकाल रहे हो या उधार ले रहे हो। इसे कहते हैं नेगेटिव सेविंग्स या डिस सेविंग्स। फिर एक पॉइंट आता है जब आपकी इनकम ठीक आपके कंजम्पशन के बराबर हो जाती है, यानी C इज इक्वल टू वाई। इस पॉइंट पर सेविंग जीरो हो जाती है और जैसे जैसे इनकम और बढ़ती जाती है आपका कंजम्पशन इनकम से कम रह जाता है, यानी y ग्रेटर देन C, और आपकी सेविंग्स पॉजिटिव हो जाती हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो हमने समझ ली। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके चलिए विजुअली एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाते हैं, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 है कंजम्पशन और सेविंग्स कर्व्स को प्लॉट करना। देखिए, कंजम्पशन कर्व यानी C हमेशा y एक्सिस पर एक पॉजिटिव पॉइंट से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी सीखा ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए सेविंग्स कर्व यानी S ऐसी स्थिति में हमेशा y एक्सिस पर एक कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव पॉइंट से शुरू होगा। सिंपल लॉजिक है, अगर आप बिना इनकम के खर्च कर रहे हैं तो आपकी सेविंग्स नेगेटिव ही तो होगी। और अब आते हैं स्टेप 2 पर। हम इसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐड करेंगे। अभी के लिए आप इसे बस एक रूल की तरह मान लीजिए, जिसको हम आगे प्रूव करेंगे। रूल ये है कि एएस कर्व ओरिजिन से शुरू होने वाली एक परफेक्ट 45 डिग्री लाइन होती है। इसको लाइन ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें इनकम और कंजम्पशन को कंपेयर करने में हेल्प करती है। तो हमने ग्राफ तो बना लिया, पर थ्योरी को हमेशा प्रूफ चाहिए होता है। तो इस सेक्शन में हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि एएस कर्व वैसा क्यों है जैसा वो है। चलिए नंबर्स को देखते हैं। ये इस चैप्टर की सबसे ज़रूरी, सबसे फाउंडेशनल आइडेंटिटी है। हमने एस्टैब्लिश किया कि नेशनल इनकम, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं, या तो कंज्यूम या सेव होती है। तो वाई इक्वल्स सी प्लस एस, और हमने एग्रीगेट सप्लाई एएस को भी सी प्लस एस की तरह ही डिफाइन किया। अब देखो, क्योंकि y और as दोनों ही C प्लस एस के बराबर हैं, इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई हमेशा नेशनल इनकम के बराबर होती है। as इक्वल्स y। ये आइडेंटिटी एग्जाम में कभी मत भूलना। दिस इज द की टू एवरीथिंग। ये टेबल इसका न्यूमेरिकल प्रूफ है। चलिए इसको आराम से देखते हैं। पहला कॉलम है इनकम y, दूसरा है कंजम्पशन C, तीसरा कॉलम सेविंग्स, सिंपल है इनकम माइनस कंजम्पशन y माइनस C, और आखिरी कॉलम एग्रीगेट सप्लाई है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स C प्लस S। अब पहली रो देखो, जब इनकम y 0 है, कंजम्पशन है 60, तो सेविंग्स y माइनस C कितनी हुई? 0 माइनस 60 यानी माइनस 60। अब as निकालते हैं, C प्लस एस, 60 प्लस माइनस 60 कितना हुआ? 0। तो देखा आपने, as 0 है जो y के बराबर है। चलो सेकंड रो चेक करते हैं। इनकम है 100, कंजम्पशन भी 100, तो सेविंग्स y माइनस C कितनी हुई? 100 माइनस 100 इक्वल्स टू 0, और as C प्लस एस कितना हुआ? 100 प्लस 0 इक्वल्स टू 100। फिर से as इक्वल्स y। आप इस टेबल की कोई भी रो चेक कर लीजिए, आखिरी कॉलम as हमेशा पहले कॉलम y के बराबर ही आएगा। दिस कंफर्म्स आवर आइडेंटिटी as इक्वल्स y। ओके, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब हम उस मेन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसके लिए हमने ये सारा फाउंडेशन बिल्ड किया है। Why is the aggregate supply curve a perfect 45 degree line? चलिए इसकी ज्योमेट्री को समझते हैं। चलिए इसको सिंपल ज्योमेट्री से ब्रेक डाउन करते हैं। बिल्कुल आराम से समझो। पॉइंट 1, ग्राफ के वर्टिकल या y एक्सिस पर हम एग्रीगेट सप्लाई यानी AS प्लॉट करते हैं। पॉइंट 2, हॉरिजॉन्टल या x एक्सिस पर हम नेशनल इनकम यानी y प्लॉट करते हैं। पॉइंट 3, हमने अभी अभी नंबर से प्रूव किया कि हर लेवल पर AS हमेशा y के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्राफ के हर पॉइंट पर y एक्सिस की वैल्यू x एक्सिस की वैल्यू के एग्जैक्टली बराबर होगी। जब x एक्सिस पर 100 है तो y एक्सिस पर भी 100 है। जब x एक्सिस पर 200 है, y एक्सिस पर भी 200 है। अब सोचो, ज्योमेट्री में एक ऐसी लाइन जो उन सारे पॉइंट्स को जोड़ती है जिनका x और y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होता है, जैसे 100 100 200 200, वो लाइन दोनों एक्सिस से हमेशा बराबर दूरी पर होती है। इट इज इक्विडिस्टेंट, और ऐसी लाइन जो दोनों एक्सिस से बराबर दूरी पर हो वो उनके बीच के एंगल को बिल्कुल आधा आधा बांट देती है। क्योंकि दोनों एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ऐसी लाइन जो इसे बाइसेक्ट करेगी वो कितने डिग्री की होगी? 45 डिग्रीज। एंड दैट इज द सिंपल जियोमेट्रिक रीजन व्हाई द AS कर्व इज अ 45 डिग्री लाइन। और फाइनली चलिए अब हमारे इस पूरे ग्राफ को यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स और पॉइंट्स को पहचानते हैं। इस ग्राफ को पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है। ग्राफ पर देखिए,
शुरू में कंजम्पशन कर्व सी इनकम लाइन वाई के ऊपर है। इस एरिया में सी इज ग्रेटर देन वाई, यानी खर्चा इनकम से ज्यादा है। ये पूरा रीजन डिस सेविंग जोन कहलाता है, जहां सेविंग्स नेगेटिव होती हैं। फिर एक पॉइंट के बाद इनकम लाइन कंजम्पशन कर्व के ऊपर चली जाती है। इसका मतलब है कि y इज नाउ ग्रेटर देन c। ये है सेविंग्स जोन। यहां पर आपकी इनकम आपके खर्चों से ज्यादा है, इसलिए आपकी सेविंग्स पॉजिटिव है। और उस पॉइंट का क्या जहां ये दोनों जोन्स आपस में मिलते हैं, द पॉइंट वेयर द कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट्स द इनकम लाइन। यहां पर y ठीक c के बराबर है। इस स्पेशल पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे एक दुकानदार कहता है ना नफा ना नुकसान, बिल्कुल वैसा ही इकोनॉमी के लिए इस पॉइंट पर टोटल इनकम टोटल कंजम्पशन के बराबर होती है, जिसका साफ मतलब है कि सेविंग्स बिल्कुल जीरो हैं, S इक्वल टू 0। और ये स्लाइड दिखाती है कि सब कुछ आपस में कितनी परफेक्ट तरीके से जुड़ा हुआ है। जिस पॉइंट पर कंजम्पशन कर्व C एग्रीगेट सप्लाई कर्व AS को काटती है, वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। याद रखिए AS कर्व हमारी वाई लाइन ही तो है, और अगर आप उस पॉइंट से एक सीधी लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि सेविंग्स कर्व S आईने गिने वहीं पर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, और एस कर्व एक्स एक्सिस को कहां क्रॉस करती है, वहां जहां सेविंग्स जीरो होती हैं। ये इन तीनों कर्व्स के बीच का परफेक्ट लिंक दिखाता है। दिस इज द कंप्लीट ग्राफिकल डेरिवेशन। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने के लिए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। अब जब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो इसे अप्लाई करके देखो। अगर इकोनॉमी में हर कोई अचानक से हर इनकम लेवल पर ज्यादा पैसा सेव करने का फैसला कर ले, तो आपके हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट का क्या होगा? क्या वो राइट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, या वहीं रहेगा? इसके बारे में जरूर सोचना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। सो व्हाट इज इट? ये वो पॉइंट है, वो लेवल है जहां एक इकोनॉमी नेचुरली आके सेटल हो जाती है। इसको ठीक से समझना इज एब्सोल्युटली क्रूशियल, क्योंकि इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं ना, लाइक द मल्टीप्लायर, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, उन सब का फाउंडेशन यही कॉन्सेप्ट है। नाउ पिछले सेशंस में हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स को समझा था। आज हम देखेंगे कि ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों ताकतें आपस में इंटरैक्ट करके इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करती हैं। सो मेक श्योर यू हैव योर नोट्स एंड अ पेन रेडी, क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। Alright, so here's the plan for today. सबसे पहले we'll get into what economic equilibrium actually means. उसके बाद we'll dive deep into the first method, the ADAS approach. फिर हम देखेंगे कि क्या होता है जब इकोनॉमी बैलेंस में नहीं होती, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो या कम हो. After that, we'll look at the whole thing from a different angle with the SI approach, and we'll see exactly how it's connected to the first one. Of course, उसके बाद SI model में भी disequilibrium को analyze करेंगे. And finally, we'll bring both approaches together to get the complete picture, ताकि आपसे कोई भी इसके बारे में पूछे तो concept बिल्कुल crystal clear हो. तो चलो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन मैक्रोइकोनॉमिक्स। देखो, इक्विलिब्रियम का सिंबल सा मतलब है एक स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ बैलेंस। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां इकोनॉमी के अंदर की जो फोर्सेस हैं वो आपस में परफेक्टली बैलेंस हो जाती हैं, और इस वजह से इकोनॉमी में आउटपुट, इनकम या एम्प्लॉयमेंट लेवल को चेंज करने का कोई इंटरनल प्रेशर नहीं होता। इट्स लाइक सोचो एक बॉल है जो एक कटोरी के बिल्कुल सेंटर में रखी है, वो अपने इक्विलिब्रियम में है, राइट? जब तक कोई बाहर से उसे धक्का ना दे वो वहीं की वहीं रहेगी। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम भी मोर और लेस कुछ ऐसा ही है। सो टेक्निकली ये वो पॉइंट है जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के एकदम बराबर होती है। नाउ लेट्स ब्रेक दीज टर्म्स डाउन प्रॉपर्ली। टोटल प्लान्ड आउटपुट यानी एग्रीगेट सप्लाई और AS, इसका मतलब है कि एक इकोनॉमी के सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर एक साल में कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, टोटल प्लान्ड स्पेंडिंग यानी एग्रीगेट डिमांड और AD का मतलब है कि उस इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स, हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर मिलकर कितना खर्च करने का प्लान कर रहे हैं। जब ये दोनों प्लान्ड वैल्यूज मैच हो जाती हैं तभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। सिंपल भाषा में, जितना माल बन रहा है उतना ही बिक रहा है। परफेक्ट बैलेंस। अगर इस इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करने के लिए कीनीजियन इकोनॉमिक्स में दो मेन अप्रोचेस दिए गए हैं। सोचो ये दो अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। पहला है ADAS अप्रोच। ये डायरेक्टली टोटल स्पेंडिंग और टोटल आउटपुट को कंपेयर करता है। और दूसरा है SI अप्रोच, जो इकोनॉमी में लीकेजेस यानी सेविंग्स और इंजेक्शंस यानी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करता है। और डोंट वरी, हम आगे प्रूव करेंगे कि ये दोनों मैथमेटिकली और कंसेप्चुअली एक ही बात कहने के बस दो अलग तरीके हैं।
चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे डायरेक्ट मेथड से, द ADAS अप्रोच। इस अप्रोच का पूरा फोकस इकोनॉमी की टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई पर है। हम देखेंगे कि ये दोनों कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इनके कर्व्स कैसे बनते हैं और फिर इन कर्व्स का इस्तेमाल करके वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। ये अप्रोच बहुत ही इंट्यूटिव है, तो आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस अप्रोच की सबसे इंपॉर्टेंट द कोर कंडीशन इज AD = AS। अब यहां एक चीज हमेशा याद रखना, एग्रीगेट सप्लाई यानी AS हमेशा नेशनल इनकम यानी Y के बराबर होती है। ऐसा क्यों? सिंपल, क्योंकि जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन AS एक इकोनॉमी में होता है, उतनी ही वैल्यू की इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसलिए AS इज ऑलवेज इक्वल टू Y। तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बन जाती है? AD = Y। मतलब इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां टोटल प्लान्ड स्पेंडिंग AD टोटल नेशनल इनकम Y के बराबर हो। ओके, अब इस स्केड्यूल को ध्यान से देखो। ये नंबर्स पूरी कहानी बताते हैं। पहले कॉलम में है इनकम या AS जो 100, 200, 300 करके बढ़ रही है। दूसरे कॉलम में है एग्रीगेट डिमांड। अब सोचो, जब इनकम 0 भी होती है तब भी कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। तो शुरू में जब इनकम 100 और 200 है तो लोग खर्च ज्यादा करना चाह रहे हैं। प्लान्ड स्पेंडिंग 110, 220 प्लान्ड आउटपुट से ज्यादा है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। फिर देखो, 300 के इनकम लेवल पर बूम, AD और AS दोनों परफेक्टली मैच कर गए। यह है हमारा इक्विलिब्रियम। और इसके बाद लोगों की इनकम तो बढ़ रही है 400, 500, लेकिन वो उतना खर्च नहीं कर रहे। 330, 350। अब इकोनॉमी में प्लान्ड स्पेंडिंग प्लान्ड आउटपुट से कम हो गया है। इसे हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। चलो अब इस स्केड्यूल को एक डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। यू कैन ड्रॉ दिस अलॉन्ग विद मी। स्टेप 1, एक्स एक्सिस पर आएगा इनकम/आउटपुट और वाई एक्सिस पर आएगा AD/AS। सिंपल। स्टेप 2, ओरिजिन से एक 45 डिग्री लाइन बनाओ। ये है हमारा AS कर्व। नाउ ये 45 डिग्री लाइन ही क्यों? क्योंकि इस लाइन पर हर पॉइंट पे द y एक्सिस वैल्यू इज इक्वल टू द x एक्सिस वैल्यू, और हम जानते हैं कि AS हमेशा y के बराबर होता है। स्टेप 3, AD कर्व बनाओ। ये y एक्सिस पर एक पॉजिटिव पॉइंट से शुरू होगी, क्योंकि जीरो इनकम पर भी ऑटोनोमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होते हैं, और ये अपवर्ड स्लोपिंग होगी क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है। एंड फाइनली स्टेप 4, जहां ये AD कर्व AS कर्व को काटती है, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E है। एंड हियर इट इज, हमारा फाइनल डायग्राम। पॉइंट E पर AD और AS बराबर हैं। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो इनकम लेवल है उसे ही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। अब यहाँ एक बात पे ध्यान दो, केन्स ने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही हो। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां सभी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं और कोई इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इकोनॉमी इससे पहले यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या इसके बाद यानी ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में भी बैलेंस हो सकती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हाँ, इसे ब्रेक इवन पॉइंट से कंफ्यूज मत करना। ब्रेक इवन पॉइंट पर C = Y होता है, यानी सारी इनकम कंज्यूम हो जाती है, सेविंग 0 होती हैं। यहां पर AD = Y है। बिग डिफरेंस। बट what happens if the economy is not at this perfect balance point? अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर ना हो तो क्या होगा? Let's explore that now. सोचो, अगर मार्केट में जितना सामान है उससे ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं या उससे कम लोग खरीदना चाहते हैं, तो प्रोड्यूसर्स, द फर्म्स कैसे रिएक्ट करेंगे? व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव रिगार्डिंग प्रोडक्शन? ओके, अब समझो कि इकोनॉमी अपने आप इस इक्विलिब्रियम की तरफ कैसे आती है। इट्स अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। लेट्स टेक द फर्स्ट सिचुएशन, AD > AS। मान लो प्रोड्यूसर्स ने 1000 करोड़ का माल बनाया, लेकिन लोग 1200 करोड़ का खरीदना चाहते हैं। इससे क्या होगा? प्रोड्यूसर्स के पास जो पहले से स्टॉक यानी इन्वेंट्री रखा था वो भी बिकना शुरू हो जाएगा। उनकी प्लान्ड इन्वेंट्री से एक्चुअल इन्वेंट्री कम हो जाएगी। इसे कहते हैं अनप्लान्ड इन्वेंट्री डीकम्यूलेशन। ये उनके लिए एक सिग्नल है कि भाई मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो अगले प्रोडक्शन साइकिल में वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे और इनकम जनरेट होगी। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक AS बढ़कर AD के बराबर ना हो जाए। नाउ द सेकंड सिचुएशन, AD < AS। मान लो प्रोड्यूसर्स ने 1000 करोड़ का माल बनाया, लेकिन डिमांड सिर्फ 800 करोड़ की है। अब क्या होगा? 200 करोड़ का माल बिकेगा नहीं, वो उनके वेयरहाउसेज में इकट्ठा हो जाएगा। इसे कहते हैं अनप्लान्ड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। ये उनके लिए एक सिग्नल है कि प्रोडक्शन कम करना है, तो
तो वो प्रोडक्शन कट करेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट और इनकम कम होगी और एएस धीरे धीरे कम होकर एडी के बराबर आ जाएगी। सी, द इकोनॉमी मूव्स बैक टू इक्विलिब्रियम। चलिए अब इक्विलिब्रियम को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। ये है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर एडीएएस अप्रोच टोटल स्पेंडिंग पर फोकस करता है, तो ये अप्रोच फाइनेंशियल फ्लोज पर फोकस करता है। यहां हम देखेंगे कि जब लोग जो पैसा इनकम से निकाल लेते हैं, यानी सेविंग्स अ लीकेज, वो उस पैसे के बराबर हो जाता है जो फर्म्स इकोनॉमी में डालती हैं, यानी इन्वेस्टमेंट एंड इंजेक्शन, तब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ही होती है। इस अप्रोच की कोर कंडीशन है S = I, यानी प्लान्ड सेविंग्स मस्ट इक्वल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। यहां भी रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लान्ड और एक्स एंटी वैल्यूज, नॉट द एक्चुअल और एक्सपोज्ड फिगर्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन जो हम यहां लेते हैं वो ये है कि इन्वेस्टमेंट I इज ऑटोनॉमस। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट्स, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। हमारी एनालिसिस को सिंपल रखने के लिए हम बस इतना मानते हैं कि फर्म्स ने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है, चाहे इकोनॉमी में इनकम लेवल कुछ भी हो। Now, a very important question might be popping into your head. Are these two approaches, AD = AS and S = I, connected? क्या ये दो बिल्कुल अलग theories हैं? Well, the answer is yes, बिल्कुल connected हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। And this simple proof shows exactly how they are connected. देखो, हम शुरू करते हैं ADS अप्रोच की इक्विलिब्रियम कंडीशन से। AD = AS, right? We know that AD has two components in a simple two-sector economy, consumption C and investment I. और AS यानी इनकम के भी दो यूज हैं, या तो वो कंज्यूम होता है C या सेव होता है S. तो we can just replace AD with C + I and AS with C + S. तो हमारी इक्वेशन बन गई C + I = C + S. अब दोनों साइड से C यानी कंजम्पशन को कैंसिल आउट कर दो। What are we left with? I = S. हो गया प्रूफ। So, if AD = AS is true, then S = I must also be true. They are the same condition, just expressed differently. अब इस अप्रोच का शेड्यूल देखो। इन्वेस्टमेंट I को हमने कांस्टेंट माना है at 10, क्योंकि ये ऑटोनॉमस है। अब सेविंग्स S को देखो, जब इनकम 100 है तो सेविंग्स नेगेटिव है, -5। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इनकम लेवल पर कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। लोग अपनी पुरानी सेविंग्स यूज़ कर रहे हैं या उधार लेकर खर्च कर रहे हैं। इसे कहते हैं डिस सेविंग। जैसे ही इनकम 200 हुई, सेविंग्स 10 हो गई, विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और जब इनकम और बढ़ी तो लोग ज़्यादा सेव करने लगे और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो गई। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। स्टेप 1, एक्स एक्सिस पर इनकम, वाई एक्सिस पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। स्टेप 2, इन्वेस्टमेंट कर्व बनाओ। क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, स्टार्टिंग एट द वैल्यू ऑफ 10 ऑन द वाई एक्सिस। स्टेप 3, सेविंग्स कर्व बनाओ। ये वाई एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यू से शुरू होगी, क्योंकि कम इनकम पर डिस सेविंग होती है, और ये अपवर्ड स्लोपिंग होगी, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग्स भी बढ़ती हैं। एंड स्टेप 4, जहां सेविंग्स कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व को नीचे से काटती है, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है। तो फिर से वही सवाल, व्हाट हैपेंस इफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इक्वल? तब इकोनॉमी में क्या एडजस्टमेंट्स होंगे टू गेट बैक टू बैलेंस? ये बिल्कुल वही लॉजिक है जो हमने पहले देखा था, बस अलग शब्दों में। फर्स्ट केस S > I। इसका मतलब है कि इनकम से लीकेज सेविंग्स इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। अगर लोग बचा ज़्यादा रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि वो खर्च कम कर रहे हैं। सो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, AD लेस देन AS। नतीजा, प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड स्टॉक जमा होगा और वो प्रोडक्शन कम कर देंगे। सेकेंड केस S < I, यानी लीकेज कम है और इंजेक्शन ज़्यादा। लोग बचा कम रहे हैं, जिसका मतलब है कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं। सो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, AD ग्रेटर देन AS। नतीजा, प्रोड्यूसर्स विल सी अनफुलफिल्ड डिमांड, देयर स्टॉक्स विल गो डाउन एंड दे विल इंक्रीज प्रोडक्शन। सिंपल। तो अब तक we've seen two different paths that lead to the same destination. अब टाइम है इन दोनों रास्तों को एक ही मैप पर देखने का। Let's put it all together now for a final unified view of equilibrium. इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों अप्रोचेस कैसे परफेक्टली सिंक अप हो। इस 2 पैनल डायग्राम को देखो, इट्स ब्रिलियंट। ऊपर ADAS अप्रोच है और ठीक उसके नीचे SI अप्रोच है। दोनों डायग्राम्स में एक्स एक्सिस विच इज इनकम इज कॉमन। अब देखो, जब हम ऊपर वाले पैनल में इक्विलिब्रियम पॉइंट E से एक वर्टिकल डॉटेड लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं, तो वो एग्जैक्टली नीचे वाले पैनल के इक्विलिब्रियम पॉइंट E से होकर गुजरती है। ये विजुअली प्रूव करता है कि जिस इनकम लेवल पर ED = AS होता है, उसी एग्जैक्ट इनकम लेवल पर S = I भी होता है। दोनों अप्रोचेस हमेशा ऑलवेज एक ही रिजल्ट देंगे।
तो इस पूरे चैप्टर के ये है की टेकअवेज। एग्जाम के लिए इनको अच्छे से याद कर लो। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस, AD इज इक्वल टू AS और S इज इक्वल टू I, दे मीन द सेम थिंग। अगर AD AS से ज्यादा है, विच इज द सेम एज S बीइंग लेस देन I, तो इकोनॉमी में एक्सपेंशन होगा, आउटपुट बढ़ेगा। और अगर AD AS से कम है, विच इज द सेम एज S बीइंग ग्रेटर देन I, तो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, आउटपुट घटेगा। और कुछ एग्जाम टिप्स, डायग्राम्स हमेशा नीट एंड क्लीन बनाओ विद अ स्केल एंड पेंसिल, सारे कर्व्स और एक्सिस को प्रॉपर्ली लेबल करो, और इन डायग्राम्स की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप एग्जाम में बिना सोचे कॉन्फिडेंस से बना सको। फॉर फुल मार्क्स प्रैक्टिस ही की है। ओके, अब जब आपने टू सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम समझ लिया है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए। सोचो, अगर हम इस मॉडल में गवर्नमेंट को इंक्लूड कर दें और सरकार अपना खर्चा यानी G बढ़ा दे, तो इसका AD कर्व पर क्या असर पड़ेगा, और जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E है वो कहाँ शिफ्ट होगा? ये आपको अगले चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी से कनेक्ट करेगा। इसके बारे में सोचना एंड लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट्स। वील डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कीप लर्निंग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। मेरी गारंटी है कि इस सेशन के एंड तक ये कॉन्सेप्ट्स, इनके डायग्राम्स और इनके इम्प्लीकेशंस आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिमांड इम्बैलेंसेस होते क्या हैं। फिर विल डाइव डीप इनटू एक्सेस डिमांड, उसके बाद डेफिशिएंट डिमांड। इसके बाद हम उस फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिसके ऊपर ये पूरी थ्योरी टिकी है, फुल एम्प्लॉयमेंट, और उससे जुड़े हुए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को भी समझेंगे। और फाइनली मैं आपको कुछ की टेकअवेज और एग्जाम टिप्स दूंगा जिससे आप इस टॉपिक में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। तो पिछली क्लासेस में हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम अच्छे से समझा था। हमने एस्टैब्लिश किया था कि एक इकोनॉमी आइडियल इक्विलिब्रियम में तब होती है जब AD इक्वल्स AS एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये एक परफेक्ट आइडियल सिचुएशन है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इकोनॉमीज हमेशा इस परफेक्ट बैलेंस में नहीं रहती। अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि तब क्या होता है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज जब इकोनॉमी की एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी एग्रीगेट सप्लाई से मैच नहीं करती। यही है द स्टडी ऑफ डिमांड इम्बैलेंसेस। ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्सेस डिमांड। जैसा नाम है वैसा ही इसका मतलब है, एक्सेस यानी जरूरत से ज्यादा। तो आम भाषा में एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड उनकी टोटल सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। सिंपल है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसकी एक बहुत स्पेसिफिक टेक्निकल डेफिनेशन है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन छुपी है। चलिए इसको देखते हैं। ये है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। इसको आराम से पढ़ो और समझो। अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। यहां तक तो आसान है, बट द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट जो आपको एग्जाम में जरूर लिखना है वो है ये फ्रेज, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम AD और AS को किसी रैंडम पॉइंट पर कंपेयर नहीं कर रहे, हम उस पॉइंट पर कंपेयर कर रहे हैं जहां इकोनॉमी अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम कर रही है, जहां सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। इस पॉइंट पर भी अगर डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब है टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। यही एक्सेस डिमांड है और एग्जाम में इस की फ्रेज के ही मार्क्स मिलते हैं। अब आता है इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये डायग्राम आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट गारंटीड आएगा ही आएगा। तो चलो हम इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप स्लोली बनाते हैं ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का बेसिक फ्रेमवर्क बनाएंगे। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट करेंगे नेशनल इनकम या आउटपुट, जिसको हम Y से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस पर हम लेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब ओरिजिन से एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कीजिए। यह है हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जो ये दिखाती है कि इस लाइन के हर पॉइंट पर इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे हमारा इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये C+I को रिप्रेजेंट करता है और इसका पॉजिटिव स्लोप है। जहां पर ये AD कर्व AS कर्व को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लेबल करेंगे E। ये पॉइंट E हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब हमारी सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की। इसका मतलब है इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई है तो लॉजिकली एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। हम एक नया AD कर्व AD1 बनाएंगे जो पुराने AD कर्व के बिल्कुल पैरेलल होगा। अब ये शिफ्ट हुआ क्यों?
मान लीजिए कि इकोनॉमी में बिजनेस सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं और फर्म्स ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, तो पहले जो AD C+I था, अब नया AD1 बन गया है C+I प्लस डेल्टा I, जहां डेल्टा I इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये कर्व पैरेलल इसलिए है क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, यानी इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करती। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द मेन कॉन्सेप्ट। पॉइंट E हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, लेकिन डिमांड बढ़ने से नया इक्विलिब्रियम एक हायर थियोरेटिकल पॉइंट पर चला गया है, जिसे हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ध्यान से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर देखिए। इस लेवल पर नए AD1 कर्व और पुराने AD कर्व के बीच का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ये गैप विजुअली दिखा रहा है कि इकोनॉमी में कितनी एक्सेस डिमांड है। क्योंकि इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पर है और आउटपुट बढ़ा नहीं सकती, इस एक्स्ट्रा डिमांड का सारा प्रेशर प्राइसेस पर पड़ता है, जिससे प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इसीलिए इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो ये एक्सेस डिमांड आखिर होता क्यों है? इसके कारण AD के कंपोनेंट्स में ही छुपे हैं। याद कीजिए, AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो जब भी इनमें से कोई कंपोनेंट बढ़ेगा, AD कर्व ऊपर शिफ्ट होगा। फॉर इंस्टेंस, प्राइवेट कंजम्पशन यानी C बढ़ सकता है अगर लोग फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जैसे फेस्टिव सीजन में होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट I बढ़ सकता है अगर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G बढ़ सकता है अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे रोड्स या ब्रिजेस बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च करती है। हमारे एक्सपोर्ट्स X बढ़ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कारण है कट इन टैक्स रेट्स। अगर सरकार टैक्स कम कर देती है तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने लायक पैसा बढ़ जाता है, जिससे वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। ओके, अब जब आपको एक्सेस डिमांड अच्छे से समझ आ गया है, तो चलिए इसके आईने की दूसरी तरफ देखते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। इसका पूरा लॉजिक बिल्कुल उल्टा है, जैसा नाम से ही क्लियर है। डेफिशिएंट का मतलब है कमी। यहां डिमांड में कमी है। फिर से इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखिए। इस बार एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन कब? कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए जितनी डिमांड होनी चाहिए, एक्चुअल डिमांड उससे भी कम है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? फर्म्स देखती हैं कि उनका माल बिक नहीं रहा, इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, इसलिए वो प्रोडक्शन कम कर देती हैं और लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर देती हैं। ये रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का क्लासिक साइन है। इसके डायग्राम के लिए भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम रहेगा। हमेशा याद रखिए, एनालिसिस का बेंचमार्क फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ही होता है। तो हम फिर से एक्स एक्सिस पर इनकम, वाई एक्सिस पर AD बाई AS, 45 डिग्री AS लाइन और हमारा इनिशियल AD कर्व बनाएंगे, जिनके इंटरसेक्शन को हम पॉइंट E कहेंगे। अब डेफिशिएंट डिमांड में, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। इसका मतलब AD कर्व लॉजिकली नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। हम एक नया पैरेलल कर्व बनाएंगे ओरिजिनल AD कर्व के नीचे और उसे लेबल करेंगे AD1। ये नीचे क्यों शिफ्ट हुआ? मान लीजिए इकोनॉमी में अचानक से पेसिमिज्म आ गया है या इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, जिससे फर्म्स ने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। तो नया AD1 कर्व रिप्रेजेंट करता है C प्लस I माइनस डेल्टा I। सो लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स द कंप्लीट पिक्चर। पॉइंट E हमारा आइडियल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, लेकिन अब डिमांड कम होने से इकोनॉमी एक नए नीचे के इक्विलिब्रियम पर सेटल हो गई है। इस नए इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि इकोनॉमी यहाँ पर अटक सकती है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ओरिजिनल AD और नए AD1 के बीच का जो ये वर्टिकल गैप है, इसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये गैप इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी प्रेशर डालता है, यानी प्राइसेस गिरने लगते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ती है। इसके कॉजेज, जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस डिमांड के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। डेफिशिएंट डिमांड तब होती है जब AD के कंपोनेंट्स गिरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग डर के मारे खर्च कम कर दें और सेविंग बढ़ा दें, जैसे कोविड लॉकडाउन के टाइम हुआ था। डिक्रीज इन C। फर्म्स इन्वेस्टमेंट रोक दें क्योंकि उन्हें फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं दिख रहा। डिक्रीज इन I। सरकार अपने खर्चे कम कर दें। डिक्रीज इन G। या अगर सरकार टैक्सेस बढ़ा दे तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम बचता है, जिससे AD ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। Now what's really interesting about this slide is the direct comparison. क्विक रिवीजन के लिए ये टेबल परफेक्ट है। चलो इसको एक एक करके देखते हैं। पहले मीनिंग देखो। एक्सेस डिमांड में AD ग्रेटर देन AS, डेफिशिएंट में AD लेस देन AS। फिर इक्विलिब्रियम देखो। एक्सेस में ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट, डेफिशिएंट में अंडर एम्प्लॉयमेंट। गैप कौन सा बनता है? एक्सेस में इन्फ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट में डिफ्लेशनरी गैप।
अब आउटपुट और प्राइसेस पर इम्पैक्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस डिमांड में आउटपुट बढ़ नहीं सकता, वो कांस्टेंट रहता है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ते हैं। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में आउटपुट भी गिरता है और प्राइसेस भी गिरते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब हम थोड़ा पीछे जाकर उस टर्म को अच्छे से समझेंगे जिसके अराउंड ये सारी डिस्कशन हो रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये सुनने में लगता है कि सबके पास काम है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन क्या इसका इकोनॉमिक मतलब भी यही है? चलो इस मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है। इसकी 3 कंडीशंस हैं। पहली, एबल टू वर्क, यानी उस इंसान में काम करने की काबिलियत होनी चाहिए। दूसरी, विलिंग टू वर्क, यानी वो काम करना चाहता भी हो। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी मार्केट में जो सैलरी चल रही है उस पर काम करने को तैयार हो। जब ये तीनों कंडीशंस पूरी करने वाले सभी लोगों को काम मिल जाता है, तब हम उस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। ये सुनने में एक पैराडॉक्स लगता है ना, कि फुल एम्प्लॉयमेंट भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी, लेकिन ये सच है। इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। चलो देखते हैं इसमें कौन सी टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट आती हैं। पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से। एक क्लासिक एग्जाम्पल है, कंप्यूटर्स आने से टाइपराइटर्स की इंडस्ट्री खत्म हो गई, तो टाइपराइटर्स बनाने वाले और उसे करने वाले लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि उनकी स्किल्स ऑब्सोलीट हो गईं। दूसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्पररी होता है और तब होता है जब कोई इंसान एक जॉब छोड़कर दूसरी बेहतर जॉब ढूंढ रहा होता है। बीच का जो जॉब सर्च पीरियड होता है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ये एक हेल्दी इकोनॉमी का साइन भी माना जाता है क्योंकि इसका मतलब है लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए मूव कर रहे हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं, या तो वो काम ही नहीं करना चाहते या जो सैलरी मिल रही है उन्हें वो पसंद नहीं। ये सोसाइटी के लिए कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट असली प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि एक इंसान काम करने के लायक भी है, काम करना चाहता भी है और मार्केट रेट पर काम करने को तैयार भी है, पर फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा। ये डेफिशिएंट डिमांड का नतीजा होता है, एंड दिस इज द रियल प्रॉब्लम जिसे हर गवर्नमेंट सॉल्व करना चाहती है। चलो अब इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समराइज करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करते हैं। इन टिप्स को मत भूलना, ये आपको फुल मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करेंगे। याद रखो, इस चैप्टर की जान इसके डायग्राम्स हैं। अगर ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो डायग्राम में एक भी मार्क नहीं कटेगा। नंबर 1, हमेशा 45 डिग्री लाइन से स्टार्ट करो। 2, हर चीज को लेबल करो। एक्सिस, कर्व्स, पॉइंट्स लेबलिंग के मार्क्स होते हैं। 3, इनिशियल इक्विलिब्रियम ई जरूर मार्क करो। 4, नया एडी कर्व हमेशा पैरेलल बनाओ, ये दिखाने के लिए कि ऑटोनमस एक्सपेंडिचर चेंज हुआ है। एंड 5, सबसे इंपॉर्टेंट, गैप को अच्छे से शेड करके क्लियरली लेबल करो, इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप। प्रैक्टिस इसकी, इसको कम से कम 3-4 बार बनाकर जरूर देखना। तो हमने प्रॉब्लम तो अच्छे से समझ ली। एक्सेस डिमांड से महंगाई यानी इन्फ्लेशन होती है, और डेफिशिएंट डिमांड से मंदी और बेरोजगारी यानी रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे किया जाता है? इसके लिए गवर्नमेंट और देश का सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई कुछ पावरफुल टूल्स यूज करते हैं। उन टूल्स को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, जिनके बारे में हम अगले एक्सप्लेनर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास तक सोच के आना कि अगर आप देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनर। देखो, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा चैप्टर उठा रहे हैं जो इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। और एक बात मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सप्लेन करने या डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के मेजर्स, फॉर श्योर। तो चलो आज इस टॉपिक को बिल्कुल मास्टर कर लेते हैं आराम से। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हमारे रोड मैप पर। पहले हम प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे, उसको समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि 2 सुपर हीरोज गवर्नमेंट और आरबीआई इससे कैसे लड़ते हैं। उनके वेपन्स यानी उनकी पॉलिसीज को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। क्वालिटेटिव हो या क्वालिटेटिव, हर टूल को आराम से पीस बाय पीस ब्रेक डाउन करेंगे। और हाँ, बिल्कुल एंड में आपके लिए एक मास्टर समरी टेबल है जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इट्स अ गेम चेंजर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सेक्शन 1, देखिए, किसी भी चीज का सोल्यूशन ढूंढने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम को ठीक से समझा जाए, है ना? तो इस सेक्शन में हम पहले इस इकोनॉमिक इम्बैलेंस की इसकी नाड़ी पकड़ेंगे। ये एक्सेस और डेफिसिट डिमांड आखिर है क्या चीज?
सोच के देखो एक बार, जस्ट इमेजिन क्या होता है जब एक पूरी इकोनॉमी की डिमांड बिल्कुल पागल हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब या तो लोग इतना खरीद रहे हैं कि चीजें कम पड़ रही हैं, या फिर इतना कम खरीद रहे हैं कि दुकानों में सामान भरा पड़ा है। इसका असर आप पर, मुझ पर, एक आम आदमी पर कैसे पड़ता है? महंगाई पर क्या असर होता है? लोगों की जॉब्स का क्या होता है? यही सवाल इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है। अब देखो, स्क्रीन पर आपको दो सिचुएशंस दिख रही हैं, और बिलीव मी, ये दोनों पूरी इकोनॉमी की नींव हिला सकती हैं। चलो पहले लेफ्ट साइड देखते हैं, एक्सेस डिमांड। इसका सिंपल सा मतलब है AD इज ग्रेटर देन AS। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। इसको ऐसे समझो, लोगों की जेब में पैसा तो बहुत है, पर मार्केट में उतना सामान ही नहीं है। वो क्लासिक लाइन है ना, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बिल्कुल वही। इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और इस डिमांड सप्लाई मिसमैच से जो गैप बनता है ना, उसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। याद रखना ये टर्म। अब आओ राइट साइड पे, डेफिशिएंट डिमांड। यहां कहानी बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है। यहां AD कम है AS से। मतलब मार्केट सामान से भरा पड़ा है, पर खरीदने वाला कोई नहीं है। टू लिटिल डिमांड फॉर अवेलेबल गुड्स। इससे होता है डिफ्लेशन, और जो गैप क्रिएट होता है वो कहलाता है डिफ्लेशनरी गैप। सिंपल राइट? लेकिन सवाल यह है कि इसको कंट्रोल करना इतना जरूरी क्यों है? Why should we even care? ये कोड देखो, ये सब कुछ क्लियर कर देगा। सोचो, जब टमाटर का भाव 200 रुपए पर केजी हो जाता है, तो जिसके पास अ लॉट ऑफ मनी है उसको रियली कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उस इंसान के बारे में सोचो जो दिन का सिर्फ 300-400 रुपीस कमाता है। उसके लिए इट्स अ डिजास्टर। उसका पूरा घर का बजट हिल जाता है। हमेशा याद रखना, इन्फ्लेशन यानी एक्सेस डिमांड सबसे ज्यादा हर्ट करती है गरीब को। और दूसरी तरफ डेफिशिएंट डिमांड, उससे क्या होता है? कंपनीज का सामान नहीं बिकता, फैक्ट्रीज बंद होती हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। दैट्स व्हाई इन दोनों को कंट्रोल करना सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये एक सोशल जरूरत है। इट्स अ नेसेसिटी। ओके, सो प्रॉब्लम हमने समझ ली, उसकी सीरियसनेस भी समझ ली। अब टाइम है सॉल्यूशंस का। सो लेट्स मूव ऑन। जब इकोनॉमी में ऐसी गड़बड़ होती है तो पहला प्लेयर जो मैदान में उतरता है वो है देश की गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास जो पावरफुल टूलकिट है इसे डील करने के लिए, उसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो देखो, इकोनॉमी को पटरी पर वापस लाने के लिए, यानी बैलेंस में लाने के लिए बेसिकली दो मेजर पावर्स काम करती हैं। पहली है फिस्कल पॉलिसी। इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। और वो इसे अपने बजट के थ्रू ऑपरेट करती है, यानी कितना खर्च करना है और कितना टैक्स लगाना है, सिंपल। दूसरी पावर है मॉनेटरी पॉलिसी। इसका रिमोट कंट्रोल है सेंट्रल बैंक के पास, यानी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दी RBI। और उनका टूल क्या है? मनी सप्लाई। वो इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अभी हम पहले गवर्नमेंट के टूल यानी फिस्कल पॉलिसी को डिटेल में समझेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी का सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट टूल है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब यह है क्या? बेसिकली वो सारा पैसा जो सरकार खर्च करती है ऑन अस द पब्लिक, जैसे रोड्स बनाना, नए हॉस्पिटल, स्कूल्स, डैम्स, ब्रिजेस, डिफेंस, ये सब। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। गवर्नमेंट का खर्चा इज इक्वल टू पब्लिक की इनकम। एक सिंपल सा एग्जांपल लो, जब सरकार एक नया हाईवे बनवाती है तो पैसा किसको मिलता है? इंजीनियर्स को, लेबरर्स को, सीमेंट कंपनी को, स्टील कंपनी को, इन सब की इनकम बढ़ती है। सो द बॉटम लाइन इज, जितना ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करेगी उतनी ही ज्यादा इनकम इकोनॉमी में जनरेट होगी। तो इस लॉजिक को यूज कैसे किया जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? चलो देखते हैं। सिनेरियो 1, एक्सेस डिमांड, मतलब लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सिंपल, वो अपने खर्चे कम कर देगी। गवर्नमेंट विल रिड्यूस इट्स स्पेंडिंग, नए प्रोजेक्ट्स रोक देगी। इससे क्या होगा? लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा, इनकम कम होगी, और नेचुरली एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाएगी। गॉट इट? अब सिनेरियो 2, डेफिशिएंट डिमांड, मतलब मार्केट ठंडा पड़ा है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? एग्जैक्टली ऑपोजिट, वो अपने खर्चे बढ़ा देगी। गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग, नए हाईवेज, नए प्रोजेक्ट शुरू करेगी। इससे लोगों को काम मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, और वो मार्केट में जाकर ज्यादा डिमांड करेंगे। एकदम सिंपल कॉज एंड इफेक्ट। चलिए अब गवर्नमेंट के दूसरे हथियार की बात करते हैं, टैक्सेशन। हम सब जानते हैं टैक्सेस क्या है। ये वो कंपल्सरी पेमेंट है जो हमें गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है। और इसका लॉजिक भी, वेल, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टैक्स का सीधा कनेक्शन है आपकी परचेजिंग पावर से। परचेजिंग पावर मतलब आपकी खर्च करने की शक्ति। सोचो, अगर आपकी सैलरी से ज्यादा टैक्स कट हो जाए तो आपके पास हाथ में खर्च करने के लिए कम पैसा बचेगा ना। सिंपल एज दैट। तो इस टूल को यूज कैसे करते हैं? फिर से दो सिनेरियोज। पहला, एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन है। गवर्नमेंट क्या करेगी? वो टैक्स रेट्स इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी। इससे क्या होगा? हम लोगों की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने लायक पैसा कम हो जाएगा। परचेजिंग पावर विल बी रिड्यूस्ड। और जब पैसा कम होगा तो हम डिमांड भी कम करेंगे। AD फॉल्स।
अब दूसरा सिनारियो, डेफिशिएंट डिमांड, रिसेशन का टाइम है। अब गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी। इससे हम लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और हम मार्केट में जाकर ज़्यादा डिमांड करेंगे। एडी राइजेस। तो ये तो थी गवर्नमेंट की कहानी, फिस्कल पॉलिसी। अब हम चलते हैं दूसरे बिग बॉस के पास, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई। जो टूल्स आरबीआई यूज करता है उन्हें हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और इसका एक ही टारगेट है, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। इकोनॉमी में कितना पैसा फ्लो हो रहा है, उस टैप को खोलना या बंद करना, दैट्स आरबीआई's जॉब। अब देखो, आरबीआई के पास भी दो अलग अलग तरह के हथियार हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहले हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। इसका फोकस होता है ऑन द क्वांटिटी यानी वॉल्यूम ऑफ मनी। ये जनरल टूल्स हैं जो पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा है बस उस पर असर डालते हैं। दूसरे हैं क्वालिटेटिव टूल्स। इसका फोकस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी या डायरेक्शन पर है। ये कंट्रोल करते हैं कि पैसा कहाँ जाना चाहिए, किस सेक्टर में जाना चाहिए और किस में नहीं। सो वन इज अबाउट हाउ मच मनी, द अदर इज अबाउट वेयर द मनी गोज। चलो पहले क्वांटिटेटिव टूल्स को डिटेल में डाइसेक्ट करते हैं। Alright, so let's dive deep into the quantitative tools. और ध्यान देना, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये ट्रेडिशनल है और आरबीआई के सबसे पावरफुल वेपन्स हैं टू फाइट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इसमें हम वन बाय वन 4 मेजर टूल्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस टूल, बैंक रेट या रेपो रेट। अब इनमें एक छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है। रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए। बट फॉर योर एग्जाम्स इसका फंक्शन एकदम सेम है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये है क्या? सिंपल, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, सोच लो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्हें पैसा उधार देता है। अब इसका लॉजिक आराम से समझो। अगर बैंक्स को ही आरबीआई से महंगा लोन मिलेगा तो वो आगे हम लोगों को यानी पब्लिक को लोन सस्ता देंगे या महंगा? ऑफ कोर्स महंगा, है ना? तो जब एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन है, आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देती है। इससे होम लोन्स, कार लोन्स सब महंगे हो जाते हैं, लोग कम लोन लेते हैं और डिमांड गिर जाती है। और जब डेफिशिएंट डिमांड है, रिसेशन है, आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज कर देती है। लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग ज्यादा बोरो करते हैं और इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है। ओके, दैट वाज टूल नंबर 1। अब आते हैं दूसरे सुपर इंपॉर्टेंट टूल पर, लीगल रिजर्व रेशियो या एलआरआर। ना इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये है क्या? ये वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स हैं जो हर कमर्शियल बैंक को साइड में एज अ रिजर्व रखना ही पड़ता है। वो उस पैसे को लोन नहीं दे सकते। एग्जाम्पल से समझो, अगर एक बैंक के पास 100 रुपए डिपॉजिट आए और एलआरआर 20% है, तो इसका मतलब वो सिर्फ 80 रुपीज ही आगे लोन दे सकता है, बाकी 20 रिजर्व में लॉक हो गए। तो अब लॉजिक लगाओ, जब एक्सेस डिमांड है आरबीआई क्या करेगी? वो एलआरआर इंक्रीज कर देगी। मान लो 20% से 25% कर दिया। अब बैंक्स के पास लोन देने के लिए और कम पैसा बचेगा, मनी सप्लाई टाइट हो जाएगी। और जब डेफिशिएंट डिमांड है तो आरबीआई एलआरआर को डिक्रीज कर देगी। अब बैंक्स के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा, क्रेडिट अबंडेंट हो जाएगा और डिमांड बढ़ेगी। एलआरआर क्लियर है? गुड। चलो अब तीसरे टूल की तरफ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, शॉर्ट में ओएमओ। ये क्या है? इट्स सिंपली द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। अब इसका लॉजिक ध्यान से सुनो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है यानी बहुत ज्यादा पैसा है, तो आरबीआई को वो पैसा सिस्टम से निकालना है, लाइक अ स्पॉन्ज। तो आरबीआई क्या करती है? इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब जब लोग और बैंक्स ये सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो उनका पैसा कहां जाएगा? आरबीआई के पास। तो सिस्टम से लिक्विडिटी यानी कैश सूख जाती है, डिमांड कम हो जाती है। अब इसका उल्टा सोचो, डेफिशिएंट डिमांड है, सिस्टम में पैसा डालना है, तो आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज करती है। वो लोगों से सिक्योरिटीज खरीदती है और बदले में उन्हें पैसा देती है। दिस इंजेक्ट्स मनी इनटू द सिस्टम, लिक्विडिटी बढ़ जाती है और डिमांड उठती है। And now, the last of our quantitative tools, the reverse repo rate. ये repo rate का उल्टा है। repo rate वो था जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। रिवर्स repo rate वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई बैंक्स को उनके एक्स्ट्रा पैसे आरबीआई के पास पार्क करने के लिए देता है। It's an incentive for banks to park surplus funds. तो लॉजिक समझो, जब एक्सेस डिमांड है, आरबीआई चाहती है कि बैंक्स कम लोन दे, तो वो रिवर्स रिपो रेट को इंक्रीज कर देगी। अब बैंक्स के लिए पब्लिक को लोन देने से ज्यादा सेफ और अट्रैक्टिव क्या है? आरबीआई के पास पैसा पा करके इंटरेस्ट कमाना। तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। और जब डेफिशिएंट डिमांड है, आरबीआई चाहती है कि बैंक्स लोन दे, तो वो रिवर्स रिपो रेट डिक्रीज कर देगी। अब बैंक्स को आरबीआई के पास पैसा रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट्स नॉट अट्रैक्टिव एनीमोर, तो वो उस पैसे को पब्लिक को लोन देने में यूज करेंगे। ओके, क्वांटिटेटिव टूल्स डन। अब हम आरबीआई के आखिरी और थोड़े अलग टाइप के टूल की तरफ चलते हैं, द क्वालिटेटिव टूल।
याद है मैंने बताया था ये हाउ मच पर नहीं, वेयर पर फोकस करता है। ये सिलेक्टिव है, टारगेटेड है, और इसका नाम है मार्जिन रिक्वायरमेंट। यह क्रेडिट कंट्रोल का एक बहुत ही स्मार्ट और टारगेटेड तरीका है। तो व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? आराम से समझो। ये वो डिफरेंस है बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ योर कोलैटरल एंड द लोन अमाउंट द बैंक गिव्स यू। लेट्स टेक दैट एग्जांपल। मान लो आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है, बैंक आपको 7 लाख का लोन देता है उसके अगेंस्ट, तो ये जो 3 लाख का डिफरेंस है ना, द बैंक सेफ्टी क्वेश्चन, यही है मार्जिन। तो अब देखो, जब एक्सेस डिमांड है, आरबीआई बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देगी टू इंक्रीज द मार्जिन, तो अब उसी 10 लाख की प्रॉपर्टी पर शायद सिर्फ 6 लाख का ही लोन मिलेगा। इसका मतलब आपको ज्यादा डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और आप कम बोरो कर पाओगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा इसका सेलेक्टिव नेचर है। आरबीआई बोल सकती है कि सिर्फ लग्जरी गुड्स के लिए मार्जिन बढ़ाओ, ताकि एजुकेशन या होम लोन्स पर फर्क ना पड़े। और डिफिशिएंट डिमांड में क्या होगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट, मार्जिन को डिक्रीज कर दिया जाएगा ताकि लोगों के लिए लोन लेना ईजियर हो जाए। चलिए, वी आर नाउ एट द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनर। हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, सारे टूल्स देख लिए। अब इन सब को एक साथ एक सिंगल फ्रेम में रिवाइज करने का टाइम है। सीरियसली, ये जो अगली स्लाइड है ना, दिस इज प्योर गोल्ड फॉर योर लास्ट डे रिविजन बिफोर द एग्जाम। एंड हियर इट इज, द मास्टर रिविजन चार्ट। इसको बस ध्यान से देखो। देयर इज अ क्लियर पैटर्न। जब भी एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो हर चीज को टाइटन किया जाता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम, टैक्सेस ज्यादा, रिपो रेट ज्यादा, CRR/SLR ज्यादा, OMO में सिक्योरिटीज को सेल करना, सब कुछ टाइट। और जब डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन को ठीक करना है, तो हर चीज को ईज या लिबरलाइज किया जाता है। स्पेंडिंग ज्यादा, टैक्सेस कम, रिपो रेट कम, OMO में सिक्योरिटीज को परचेज करना, सब कुछ लूज। आई हाईली रिकमेंड पॉज राइट नाउ एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये पूरे चैप्टर का बिल्कुल निचोड़ है, द एसेंस। और अब बिफोर वी रैप अप, आपके लिए एक फाइनल थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। एग्जाम के लिए सोचना है इसके बारे में। इमेजिन करो, देश में एक बहुत डीप रिसेशन है, मंदी है, लोगों को इमीडिएट फास्ट रिलीफ की जरूरत है। तो कौन सा टूल ज्यादा तेजी से काम करेगा? गवर्नमेंट का टैक्स कट, जो कि फिस्कल पॉलिसी है, या आरबीआई का रेपो रेट कट, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी है? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, व्हाई? इसके बारे में सोचना, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को रियली शार्प करेगा एंड इट विल प्रिपेयर यू फॉर द ट्रिकियर क्वेश्चंस इन द एग्जाम। सो थिंक अबाउट इट। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द सेशन। आई होप आपने पिछले सारे सेशंस अच्छे से देख लिए होंगे। अभी तक हम जो भी कर रहे थे वो मैक्सिमम थ्योरी था, लेकिन आज से हम न्यूमेरिकल्स की नींव रखने वाले हैं। सो टुडेज सेशन और इसके आगे के जो सेशंस होंगे, दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूलाज इन ग्रेट डिटेल। चलो, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। जस्ट थिंक अबाउट इट। जब आपकी इनकम बढ़ती है, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मोर मनी, तो वो एक्स्ट्रा पैसा जाता कहाँ है? What do you actually do with it? फंडामेंटली देखो, सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो आप उस पैसे को खर्च करोगे, जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कंजम्पशन, या फिर आप उसे बचाओगे, विच वी कॉल सेविंग। योर एंटायर इनकम, आपकी सारी की सारी कमाई इन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। ओके, तो आज हम इन्हीं दो चीजों को नापने वाले 4 कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने वाले हैं। APC, APS, MPC और MPS। मेक श्योर योर नोटबुक्स आर रेडी, क्योंकि हम इन चारों के डेफिनेशंस, इनके फॉर्मूलाज, इनकी वैल्यूज और इनके न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट एंड सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि APC। तो ये APC है क्या? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, ये आपकी टोटल इनकम का वो हिस्सा है जो आपने कंज्यूम कर दिया, मतलब खर्च कर दिया। It's simply the ratio of what you spend to what you earn. Essentially, ये आपके टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच का रिलेशनशिप बताता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। APC is equal to C/Y। यहाँ C का मतलब है टोटल कंजम्पशन, यानी आपका कुल खर्चा, और Y का मतलब है टोटल इनकम, यानी आपकी कुल कमाई। सिंपल। अब इसकी वैल्यूज को समझो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सो लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट, कैन APC बी ग्रेटर देन 1? बिल्कुल हो सकता है। यस, ये तब होता है जब आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम से ज्यादा हो। मान लो आप 100 कमा रहे हो और 120 खर्च कर रहे हो। अब आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा 20 कहां से आए? भैया वो आएगा फ्रॉम योर पास्ट सेविंग्स और बाय बोरोइंग मनी। सेकंड, कैन APC बी इक्वल टू 1? हाँ, ये भी पॉसिबल है। ये तब होता है जब आपकी कंजम्पशन और इनकम बिल्कुल बराबर हो, यानी C = Y। इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। थर्ड, कैन APC बी लेस देन 1? ऑफ कोर्स यस। जब आप 100 कमा रहे हो और 90 खर्च कर रहे हो तो APC 0.9 होगा। लेकिन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैन APC बी 0? इसका जवाब है एक बड़ा सा नो।
कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जिंदा रहने के लिए यू नीड अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन फॉर सर्वाइवल। So, the crucial point is APC can be more than 1, equal to 1 or less than 1, but it can never ever be 0. चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पे। मान लो आपको दिया है कि कंजम्पशन है 100 और सेविंग्स है 20 और आपसे APC पूछा है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई योर गिवन वैल्यूज। स्टेप 2 अब हमें इनकम निकालनी है क्योंकि फॉर्मूला में y चाहिए। वी नो दैट इनकम y इज सिंपली कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, तो y हो गया 100 + 20 विच इज 120। स्टेप 3 अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। APC इज इक्वल टू C बाय Y यानी 100 डिवाइडेड बाय 120। स्टेप 4 कैलकुलेट करो एंड यू गेट द फाइनल आंसर APC इक्वल 0.83। सिंपल है ना? Let's try one more. थोड़ा अलग। इस बार आपको इनकम दी है 200 और सेविंग्स है 40। हमें निकालना है APC। Again, step 1 is to identify the given values. अब हमें APC के फॉर्मूला के लिए कंजम्पशन यानी C चाहिए, तो स्टेप 2 में हम C कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, C is equal to Y minus S. So 200 minus 40 which is 160. स्टेप 3, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। APC is equal to C upon Y which is 160 divided by 200. And step 4, our final answer is 0.8. देखो कितना आसान है। बस एक ही चीज याद रखो, y is equal to C plus S. इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज दी होंगी तो आप तीसरी आराम से निकाल सकते हो। चलो अब देखते हैं कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक बहुत ही फेमस थ्योरी से कैसे जुड़ता है। जॉन मेनार्ड केन्स, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया था। चलो इसे समझते हैं। तो केन्स ने क्या कहा? ही सेड, एज इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन इंक्रीजेस, बट नॉट बाय एज मच एज द इंक्रीज इन इनकम। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपना खर्चा भी बढ़ाते हो ऑफ कोर्स, लेकिन आपका खर्चा उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से आपकी इनकम बढ़ रही है। ये टेबल इस लॉ को बिल्कुल परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करता है। देखो, जब इनकम 100 थी तो कंजम्पशन 60 था। यहाँ APC क्या हुआ? 60 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.6। अब इनकम डबल हो गई, 200 हो गई। लेकिन देखो, कंजम्पशन डबल नहीं हुआ, वो सिर्फ 60 से बढ़कर 100 हुआ। अब नया APC क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 200 यानी 0.5। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, जैसे इनकम बढ़ रही है APC घट रहा है। दिस इज केन्स लॉ इन एक्शन। यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में ये गलती बिल्कुल मत करना। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर APC घट रहा है तो इसका मतलब कंजम्पशन भी घट रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा आपने पिछले टेबल में देखा, कंजम्पशन तो 60 से 100 हो गया, इट इज इंक्रीजिंग। सिर्फ वो प्रोपोर्शन, वो परसेंटेज ऑफ इनकम जो आप खर्च कर रहे हो वो कम हो रहा है। पहले आप 60% खर्च कर रहे थे, अब आप 50% कर रहे हो। अमाउंट बढ़ रहा है, प्रोपोर्शन कम हो रहा है। चलो अब हम APC के काउंटर पार्ट पर चलते हैं, इसके दूसरे पहलू पर, विच इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी APS। लॉजिक बिल्कुल सेम है, बस फोकस कंजम्पशन से सेविंग पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे APC C upon Y था, वैसे ही APS का फॉर्मूला है S upon Y। सिंपल, इट इज द पोर्शन ऑफ योर टोटल इनकम दैट इज सेव्ड। ये सेविंग्स और इनकम के बीच का रिलेशनशिप बताता है। बेसिकली इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया यानी बचाया, उसे हम APS से मेजर करते हैं। अब इसकी वैल्यूज को ध्यान से समझो। कैन APS बी नेगेटिव? यस, बिल्कुल। ये तब होगा जब सेविंग्स नेगेटिव हो, यानी जब आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे हो बाय यूजिंग पास्ट सेविंग्स। इसे डिससेविंग कहते हैं। कैन APS बी जीरो? यस, जब आपकी सेविंग्स जीरो हो, यानी एट द ब्रेक इवन पॉइंट। कैन APS बी लेस देन 1? यस, ऑलमोस्ट ऑलवेज। लेकिन कैन APS बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1? इसका जवाब है नो। आप अपनी सारी की सारी इनकम सेव नहीं कर सकते क्योंकि कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, और ऑब्वियसली आप अपनी इनकम से ज्यादा तो सेव कर ही नहीं सकते। सो द क्रूशियल पॉइंट इज APS कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, बट इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। Now here's a simple but the very powerful relationship. इन दोनों को मिलाकर APC और APS को हमेशा 1 आता है। APC plus APS is always equal to 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर आपको एक पता है तो आप दूसरा 1 में से माइनस करके आराम से निकाल सकते हो। चलो इसे प्रूव करके भी देखते हैं। इट्स वेरी इजी। स्टेप 1, लेट्स स्टार्ट विद APC प्लस APS। स्टेप 2, इनके फॉर्मूलाज डालो, यानी C अपॉन Y प्लस S अपॉन Y। स्टेप 3, क्योंकि डिनोमिनेटर y सेम है, वी कैन कंबाइन देम टू गेट C प्लस S अपॉन Y। स्टेप 4, अब हम जानते हैं कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स क्या होता है।
इनकम, राइट? तो C प्लस S को हम Y से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें मिलता है Y अपॉन Y, एंड व्हाट इज Y डिवाइडेड बाय Y? इट्स 1, हेंस प्रूव्ड। इजी। ओके, अब तक हम एवरेज की बात कर रहे थे विच वाज रिलेटेड टू योर टोटल इनकम। अब हम मार्जिनल कॉन्सेप्ट्स पे शिफ्ट करेंगे जो ज़्यादा डायनामिक होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो व्हाट इज MPC? ध्यान से सुनना। इट इज द पोर्शन ऑफ एन एडिशनल और एक्स्ट्रा इनकम दैट इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। यहाँ कीवर्ड है एडिशनल, इसको मार्जिनल भी कहते हैं। APC आपकी टोटल इनकम का कंजम्पशन बताता है, जबकि MPC आपकी बढ़ी हुई इनकम का कंजम्पशन बताता है। It measures the change in consumption due to a change in income. इसका फॉर्मूला है MPC is equal to delta C upon delta Y। ये जो ट्राइंगल जैसा सिंबल है इसे कहते हैं डेल्टा, और इसका सीधा सा मतलब होता है चेंज इन। तो फॉर्मूला हुआ चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। डेल्टा C निकालने के लिए आप न्यू कंजम्पशन में से ओल्ड कंजम्पशन माइनस करोगे, यानी C2 माइनस C1, और डेल्टा Y के लिए न्यू इनकम में से ओल्ड इनकम यानी Y2 माइनस Y1। अब इसकी वैल्यू के लिए एक सिंपल सा रूल है, इसको हमेशा याद रखना। द वैल्यू ऑफ MPC हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उस एक्स्ट्रा इनकम का कुछ हिस्सा खर्च करते हो और कुछ हिस्सा सेव करते हो। आप पूरा का पूरा एक्स्ट्रा पैसा ना तो खर्च कर देते हो और ना ही पूरा का पूरा बचा लेते हो। चलो इसको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो पहले इनकम 100 थी और कंजम्पशन 70 था। अब इनकम बढ़कर 200 हो गई और कंजम्पशन बढ़कर 110 हो गया। हमें MPC निकालना है। स्टेप 1, सबसे पहले चेंज इन इनकम यानी डेल्टा Y निकालो, वो है 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। स्टेप 2, अब चेंज इन कंजम्पशन यानी डेल्टा C निकालो, वो है 110 माइनस 70 इज इक्वल टू 40। स्टेप 3, फॉर्मूला अप्लाई करो। MPC इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा Y विच इज 40 डिवाइडेड बाई 100। स्टेप 4, द फाइनल आंसर इज 0.4, या आप कह सकते हैं 40%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपने अपनी बढ़ी हुई इनकम का 40% कंज्यूम किया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। हमेशा याद रखो, MPC ऑफ द पुअर इज ऑलवेज हायर देन द MPC ऑफ द रिच। ऐसा क्यों? क्योंकि एक गरीब इंसान की बहुत सारी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हुई होती। जब उसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है तो वो उस एक्स्ट्रा पैसे का ज़्यादा हिस्सा उन ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च करता है। ऑन दी अदर हैंड, एक अमीर इंसान की सारी बेसिक नीड्स ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, तो जब उसकी इनकम बढ़ती है वो उस एक्स्ट्रा पैसे का एक बड़ा हिस्सा सेव या इन्वेस्ट करता है, ना कि कंज्यूम। चलो अब हम अपने फाइनल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, विच इज द डायरेक्ट काउंटर पार्ट टू MPS। दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और MPS। इसका लॉजिक बिल्कुल MPC जैसा है। MPC का फॉर्मूला है डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। ये मेजर करता है कि आपकी एडिशनल इनकम का कितना पोर्शन सेव हुआ, मतलब आपकी इनकम बढ़ने पर आपने अपनी सेविंग्स कितनी बढ़ाई। ये रेशियो आपको MPS बताता है। और जैसे APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 था, बिल्कुल वैसे ही MPC प्लस MPS इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो भी एडिशनल इनकम है वो या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। जनरली MPC और MPS 0 और 1 के बीच में रहते हैं। लेकिन सोचो, अगर आपने अपनी सारी की सारी एडिशनल इनकम कंज्यूम कर ली, कुछ भी नहीं बचाया, तो उस केस में MPC 1 हो जाएगा और MPS 0 हो जाएगा। और इसका उल्टा, अगर आपने अपनी सारी एडिशनल इनकम सेव कर ली, कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया, तो MPS 1 हो जाएगा और MPC 0 हो जाएगा। चलो अब जल्दी से सब कुछ रैप अप करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक क्विक रिवीजन के लिए एक साथ देखते हैं। यह है आपकी मास्टर फॉर्मूला शीट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसे अपनी कॉपी में जरूर लिख लो। APC इज C by Y, APS इज S by Y, MPC is delta C upon delta Y and MPS is delta S upon delta Y। ये चारों फॉर्मूलाज आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और ये हैं दो फंडामेंटल रिलेशनशिप्स जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। फॉर एवरेज प्रोपेंसिटीज APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 और फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटीज MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। ये हमेशा याद रखना। तो अब आप सारी थियरी समझ चुके हैं, लेकिन अब इसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। अब जब आप जानते हो कि इकोनॉमिस्ट स्पेंडिंग और सेविंग हैबिट्स को कैसे मेजर करते हैं, जरा सोचो एक गवर्नमेंट इस नॉलेज को एक स्लो होती इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कैसे यूज कर सकती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। इसके बारे में हम अगले सेशंस में जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे।
इसे अच्छे से रीड करना, रिवाइज करना और याद करके आना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स को मास्टर करने वाले हैं, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। हम इनके फॉर्मूलाज को ब्रेक डाउन करेंगे, इनके बीच का कनेक्शन समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट इनका ग्राफिकल डेरिवेशन सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट से, द कंजम्पशन फंक्शन। पहले ये समझते हैं कि ये फंक्शन आखिर एक इकोनॉमी में रिप्रेजेंट क्या करता है। तो ये कंजम्पशन फंक्शन है क्या? देखो, बहुत सिंपल टर्म्स में ये एक रूल है। ये बताता है कि एक देश के टोटल स्पेंडिंग यानी टोटल कंजम्पशन और उसके टोटल इनकम यानी नेशनल इनकम के बीच में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है। बेसिकली हम कितना खर्च करते हैं और हम कितना कमाते हैं, ये फंक्शन उसी कनेक्शन को दिखाता है। और ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, C = A बार प्लस BY। मैं आपसे कहूंगी इस इक्वेशन को बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसका फाउंडेशन यही है, C = A बार प्लस B × Y। चलो अब इस फॉर्मूला के हर हिस्से को आराम से समझते हैं। देखिए, C का मतलब है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आता है A या A बार, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये वो मिनिमम खर्चा है जो तब भी करना पड़ता है जब इनकम जीरो हो। सोचो, जिंदा रहने के लिए बेसिक खर्चा। अब भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बताता है कि हर एक्स्ट्रा रुपए की कमाई में से आप कितना हिस्सा खर्च करते हो। और हाँ, ये C कर्व का स्लोप भी होता है। और आखिर में Y, जिसका मतलब है नेशनल इनकम। ठीक है, तो कंजम्पशन तो समझ आ गया। अब आते हैं इसकी मिरर इमेज पे, द सेविंग फंक्शन। आखिर जो पैसा खर्च नहीं होता वो कहीं तो जाता है, राइट? हाँ, वो सेव होता है। ये है सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला, S = -R + 1 - BY। ध्यान से देखो, ये कंजम्पशन फंक्शन जैसा ही है, पर कुछ बहुत ज़रूरी डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला जो आप नोटिस करोगे वो है शुरू में लगा हुआ ये नेगेटिव साइन। इसको समझने के लिए इसके कॉम्पोनेंट्स देखते हैं। S है टोटल सेविंग्स, फिर है -A जिसे कहते हैं ऑटोनोमस सेविंग या डिस सेविंग। इसका लॉजिक बहुत क्लियर है। सोचो, अगर आपकी इनकम 0 है पर आपका कंजम्पशन 50 रुपए है, तो आपकी सेविंग कितनी हुई? सेविंग हुई -50। यही है -A। फिर आता है 1 - B। ये है MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और ये S कर्व का स्लोप है। और Y तो आप जानते ही हैं, नेशनल इनकम। अब यहाँ MPC और MPS का डायरेक्ट रिश्ता देखो। C फंक्शन का स्लोप B है MPC, S फंक्शन का स्लोप 1 - B है MPS, और इनको जोड़ने वाला गोल्डन रूल है MPC + MPS हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। चलो अब हम देखते हैं कि अगर हमें C फंक्शन दिया हो तो उसे S फंक्शन कैसे डिराइव करते हैं। पहले हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे और फिर एल्जेब्रिक डेरिवेशन करेंगे। ये एग्जाम में बहुत आम सवाल है, तो उस पर पूरा ध्यान देना। मान लो आपको C फंक्शन दिया है, C = 400 + 0.75y। स्टेप 1, इसकी कॉम्पोनेंट्स पहचानो। यहाँ A है 400 और MPC यानी B है 0.75। स्टेप 2, ऑटोनोमस सेविंग यानी -A निकालो। ये तो बहुत आसान है, बस साइन बदल दो, तो ये हो गया -400। स्टेप 3, अब MPS कैलकुलेट करो, जिसका फॉर्मूला है 1 - MPC, तो 1 - 0.75, ये हो गया 0.25। स्टेप 4, बस अब इन वैल्यूज़ को S फंक्शन के फॉर्मेट में डाल दो। S = -400 + 0.25y। इतना सिंपल है ये। अब देखते हैं कि ये जनरल फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक आइडेंटिटी से कि सेविंग होती है इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी S = Y - C। अब C की जगह हम C फंक्शन का फॉर्मूला डालते हैं, S = Y - R + BY। जब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे तो अंदर के साइंस बदल जाएंगे, S = Y - R - BY। चलो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, -R को आगे ले आते हैं, S = -R + Y - BY। आखिरी स्टेप में लास्ट दो टर्म्स में से y को कॉमन निकाल लो तो हमें मिलता है s = -r + 1 - by। और ये देखिए, हमने c फंक्शन से s फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। और अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, द ग्राफिकल डेरिवेशन। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम्स में ये एक हाई स्कोरिंग क्वेश्चन होता है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला पैनल बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे इनकम और वाई एक्सिस पर कंजम्पशन। एक 45 डिग्री की लाइन बनाओ, ये हमारी इनकम लाइन है। इस लाइन पर हर पॉइंट पे y इक्वल टू सी होता है। अब हमारी कंजम्पशन कर्व यानी सी कर्व हमेशा y एक्सिस पर एक पॉजिटिव पॉइंट से शुरू होगी। यही पॉजिटिव इंटरसेप्ट हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी आ है। वो पॉइंट जहां पर सी कर्व इस 45 डिग्री लाइन को काटती है, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस खास इनकम लेवल पर जितना कमाया सारा का सारा खर्च हो गया। दूसरे शब्दों में y इज इक्वल्स टू सी। तो इस पॉइंट पर सेविंग कितनी होगी? बिल्कुल सही, सेविंग होगी 0। अब हम इसके ठीक नीचे सेविंग कर्व के लिए दूसरा पैनल बनाएंगे। और यहाँ आता है इस डायग्राम का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी रूल। अगर ऊपर वाले पैनल में सी कर्व प्लस ए से शुरू हो रही है, तो नीचे वाले पैनल में एस कर्व हमेशा माइनस ए से ही शुरू होगी। ये पहला नियम है जो आपको डायग्राम के लिए हमेशा याद रखना है। ओरिजिन से y एक्सिस पर दोनों कर्व्स की दूरी एकदम बराबर होगी, बस डायरेक्शन उल्टा होगा। तो अगर एक +20 से शुरू हो रहा है तो दूसरा -20 से शुरू होगा। और इससे हम आते हैं दूसरे क्रूशल रूल पर। ऊपर वाले पैनल में जो ब्रेक इवन पॉइंट था, जहां y इज इक्वल टू सी था और सेविंग 0 थी, वहां से एक सीधी वर्टिकल लाइन नीचे खींचो। आपकी एस कर्व ठीक इसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस ही वो जगह है जहां सेविंग की वैल्यू 0 होती है। ये वर्टिकल अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। चलो अब एक बार इस डायग्राम को बनाने और समझाने के सारे ज़रूरी रूल्स को समराइज कर लेते हैं। एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए आपको ये पॉइंट्स अपनी एक्सप्लेनेशन में हमेशा लिखने चाहिए। पहला रूल, द स्टार्टिंग पॉइंट्स। सी कर्व हमेशा y एक्सिस पर एक पॉजिटिव पॉइंट से शुरू होगी, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस a को रिप्रेजेंट करता है। उसके ठीक कोरिस्पॉन्डिंग एस कर्व हमेशा y एक्सिस पर एक नेगेटिव पॉइंट से शुरू होगी, जो ऑटोनोमस सेविंग -a को रिप्रेजेंट करता है। वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। दूसरा रूल, द ब्रेक इवन पॉइंट। जिस इनकम लेवल पर सी कर्व 45 डिग्री लाइन को काटती है, यानी जहां y इज इक्वल टू सी, ठीक उसी इनकम लेवल पर एस कर्व एक्स एक्सिस को काटेगी, क्योंकि वहां s इज इक्वल टू 0 होता है। ये वर्टिकल अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी है। और तीसरा रूल है स्लोप्स के बारे में। सी कर्व की जो ढलान है यानी स्लोप, वो MPC है और एस कर्व की ढलान MPS है। और क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन सी कर्व के लिए MPC हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए MPS भी कांस्टेंट रहेगा और हमें एक स्ट्रेट लाइन एस कर्व मिलेगी। ओके, तो हमने थियोरी, फॉर्मूलाज और ग्राफिकल डेरिवेशंस सब कुछ डिटेल में कवर कर लिया है। अब चलो एक छोटा सा सवाल पूछकर आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। सवाल ये है, अगर MPC 0.8 है, तो इसका कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में क्या मतलब निकलता है? ये नंबर असल में क्या बताता है? इसके बारे में सोचिए और आपको क्या लगता है, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। ये एक अच्छा तरीका है चेक करने का कि आपने कॉन्सेप्ट को कितना समझा है। पढ़ते रहिए और हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज का ये एक्सप्लेनर बहुत ही स्पेशल है। ये एग्रीगेट डिमांड चैप्टर का वो हिस्सा है जिसे हर साल पक्का एक 6 मार्क क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे थ्योरी हो या न्यूमेरिकल। और हमारा टॉपिक है द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, एंड तक इसे देखिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर A to Z कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब कभी आपने सोचा है कि अगर इकोनॉमी में मान लीजिए 100 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट आती है, तो उससे देश की नेशनल इनकम 500 करोड़ कैसे बन जाती है? मतलब इन्वेस्टमेंट तो 100 करोड़ की थी, पर इनकम 5 गुना बढ़ गई। ये कोई जादू नहीं है, ये है इकोनॉमिक्स। और इसके पीछे का पूरा लॉजिक हम आगे डिटेल में समझेंगे। आपको बैंकिंग चैप्टर से डिपॉजिट मल्टीप्लायर या जिसे हम मनी मल्टीप्लायर कहते थे, वो कॉन्सेप्ट याद है? वो क्या कहता था कि अगर आप बैंक में 100 रुपया डिपॉजिट करते हो, तो बैंकिंग सिस्टम उस 100 रुपए से 1000 या 10,000 बना देता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है कि जब आप इकोनॉमी में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लाते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट से फाइनल इनकम कई गुना यानी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 सेक्शंस में इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर फॉर्मूलाज, उनका रिलेशनशिप, उसकी पूरी वर्किंग और एंड में एग्जाम के लिए कुछ जरूरी की टर्म्स। इसके बाद आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा।
तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसे हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं, ये बेसिकली एक रेशियो है। ये मेजर करता है कि जब कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसके बढ़ने से इनकम कितने गुना या कितने टाइम्स बढ़ती है। सो इट्स द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन इनकम टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सिंपल भाषा में इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना गुना चेंज हुआ, वही है मल्टीप्लायर। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? लेट्स लुक एट द फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं से सॉल्व होने वाले हैं। मैं आपको 3 फॉर्मूलाज बताऊंगी, जिसमें से 2 सबसे मेन हैं। सबसे बेसिक, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फॉर्मूला है K = डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। यहाँ डेल्टा Y का मतलब है चेंज इन इनकम और डेल्टा I का मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है और इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है, जैसे 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। दूसरा और बहुत ही कॉमन फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो है K = 1 अपॉन MPS, यानी 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मल्टीप्लायर को सीधा लोगों की सेविंग्स की आदत से जोड़ता है। मतलब इकोनॉमी में लोग जितना ज़्यादा सेव करेंगे ना, मल्टीप्लायर उतना ही कमज़ोर होगा। और इसी फॉर्मूला से हम अपना तीसरा फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि MPC + MPS हमेशा 1 के बराबर होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का सम हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब हम MPS को 1 - MPC भी तो लिख सकते हैं, राइट? ये एक सिंपल सी एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन है। तो अब अगर हम पिछले फॉर्मूला में यानी K = 1 अपॉन MPS में MPS की जगह 1 - MPC सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें तीसरा फॉर्मूला मिल जाता है K = 1 अपॉन 1 - MPC। इससे हमें कंजम्पशन यानी खर्च करने की आदत और मल्टीप्लायर का लिंक साफ साफ दिखता है। तो टेक्निकली ये 2 ही मेन फॉर्मूलाज है, K = डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I और K = 1 अपॉन MPS। तीनों याद रखिए, बहुत काम आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन तीनों वेरिएबल्स K, MPC और MPS के बीच में आखिर क्या रिलेशनशिप है। ये एग्जाम में 1 मार्क या 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसको समझने के लिए हम एक शेड्यूल यानी एक टेबल का यूज करेंगे। हम यहाँ 2 रिलेशनशिप्स टेस्ट करेंगे। पहला MPC का K के साथ कैसा रिश्ता है और दूसरा MPS का K के साथ कैसा रिश्ता है। याद रखिए, जब भी आपसे रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक छोटा सा हाइपोथेटिकल शेड्यूल बनाकर उसे एक्सप्लेन करना होता है। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, मैंने अपने मन से MPC की कुछ वैल्यूज अज्यूम कर ली हैं, बढ़ते हुए ऑर्डर में 0.2, 0.4, 0.5, 0.8। अब अगर MPC 0.2 है तो MPS क्या होगा? 1 - 0.2 यानी 0.8। ऐसे ही बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर ली। अब K का फॉर्मूला है 1 अपॉन MPS। तो पहले केस में 1 डिवाइडेड बाई 0.8 होता है 1.25। दूसरे में 1 डिवाइडेड बाई 0.6 इज 1.67 एंड सो ऑन। अब आप इस टेबल में ट्रेंड देखिए। जैसे जैसे MPC बढ़ रहा है, आप नोटिस करोगे कि K की वैल्यू भी बढ़ रही है। बट MPS के केस में उल्टा है। जैसे जैसे MPS कम हो रहा है, K की वैल्यू बढ़ रही है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहली बात, MPC और K का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम का जितना ज़्यादा हिस्सा खर्च करेंगे, मल्टीप्लायर उतना ही पावरफुल होगा। और दूसरी बात, MPS और K का इन्वर्स यानी उल्टा रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा लोग सेव करेंगे, मल्टीप्लायर उतना छोटा होता जाएगा। और ये लॉजिकल भी है। K के फॉर्मूला में MPS डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो रिलेशनशिप इन्वर्स ही होगा। ये एग्जाम में मत भूलना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का पॉइंट, K की वैल्यू यानी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा 1 और इन्फिनिटी के बीच में ही रहती है। इट कैन नेवर बी लेस देन 1। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पक्का आ सकता है। क्यों? क्योंकि MPC की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। अगर आप MPC को 0 मान लो, मतलब लोग कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं, तो K की वैल्यू 1 आएगी। और अगर MPC 1 हो जाए, मतलब लोग सब कुछ खर्च कर रहे हैं, तो K की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो K की रेंज है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा यहाँ से आता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो अब हम समझेंगे कि ये मल्टीप्लायर असल में काम कैसे करता है। सोचो, इकोनॉमी में एक नया एडिशनल इन्वेस्टमेंट आया। मान लीजिए सरकार ने एक फ्लाईओवर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, तो जो पैसा इन्वेस्ट हुआ वो किसी ना किसी की इनकम बनेगा।
इंजीनियर्स की, लेबरर्स की, सीमेंट सप्लायर की। अब जिनकी इनकम बढ़ी वो उस एक्स्ट्रा इनकम का एक हिस्सा खर्च करेंगे, यानी कंजम्पशन करेंगे। उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगा, जैसे शॉपकीपर्स की, फिर वो शॉपकीपर्स आगे खर्च करेंगे, और ये साइकिल, ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। इसीलिए शुरू का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट एंड में कई गुना बड़ी इनकम जनरेट कर देता है। अब इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। हमने दो चीजें अज्यूम की हैं। पहला कि इकोनॉमी में 100 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट हुआ, और दूसरा पूरी इकोनॉमी का एवरेज एमपीसी 0.8 है। इसका मतलब लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम का 80% खर्च कर देते हैं। तो राउंड 1 में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई। लोगों ने इसका 80% यानी 80 करोड़ खर्च कर दिया। ये 80 करोड़ राउंड 2 में किसी और की इनकम बन गई। उसने इसका 80% यानी 64 करोड़ खर्च किया। फिर ये 64 करोड़ राउंड 3 में किसी तीसरे की इनकम बनी। उसने इसका 80% यानी 51.2 करोड़ खर्च किया। और ये प्रोसेस राउंड बाय राउंड चलता जाता है। और ये प्रोसेस कब तक चलता है? ये तब तक चलता है जब तक 100 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट टोटल 500 करोड़ की इनकम जनरेट ना कर दे। अगर आप टेबल के एंड में देखेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 100, लेकिन टोटल इनकम जनरेशन कितना हुआ? 500, और टोटल कंजम्पशन हुआ 400। यही है मल्टीप्लायर इफेक्ट इन एक्शन। लेकिन एक सवाल है, हमें कैसे पता चला कि टोटल इनकम एग्जैक्टली 500 करोड़ ही होगी? 400 या 600 क्यों नहीं? ये फिगर आया कहाँ से? चलिए अब इसको हम फॉर्मूला से प्रूफ करके देखते हैं। ये जो 500 का फिगर है, ये कोई मैजिक नंबर नहीं है। हमने इसे हवा में एज्यूम नहीं किया। ये 500 का फिगर सीधा हमारे फॉर्मूला से ही निकल कर आता है। चलो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लायर k की वैल्यू निकालेंगे। हमने MPC एज्यूम किया था 0.8, तो MPS कितना होगा? 1 माइनस 0.8 यानी 0.2। अब k का फॉर्मूला लगा दो, 1 अपॉन MPS, सो k इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 0.2 विच कम्स आउट टू बी 5। तो इसका मतलब हमारा मल्टीप्लायर निकल के आया 5 टाइम्स। ये हमें बताता है कि इस इकोनॉमी में जितना भी नया इन्वेस्टमेंट आएगा उससे टोटल इनकम 5 गुना यानी 5 टाइम्स बढ़ेगी। अब हम अपना सबसे बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, k इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा i। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने पर हमें मिलता है डेल्टा y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा i। अब बस वैल्यूज डाल दो। k है 5 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेल्टा i था 100 करोड़, सो 5 टाइम्स 100 करोड़ इज 500 करोड़। देखा, प्रूफ हो गया। यही 500 करोड़ हमारे टेबल में टोटल इनकम थी। ओके, तो अब हम आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स देखेंगे जो 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकते हैं, और फिर इस पूरे टॉपिक के फाइनल रिवीजन टिप्स। ये दो वर्ड्स हमेशा याद रखना, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड या इंटेंडेड, मतलब जो हमने सोचा था कि हम सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, जैसे एक्स एंटे सेविंग्स मतलब प्लान्ड सेविंग्स। और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, या जो साल के एंड में असल में हुआ। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल है, एक्स एंटे इज प्लान्ड, एक्स पोस्ट इज एक्चुअल। तो चलिए ये फाइनल टिप्स एग्जाम के लिए याद रखते हैं। नंबर 1, दोनों माई फॉर्मूलाज k इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा i और k इज इक्वल टू 1 बाई MPS आपको हमेशा याद होने चाहिए। नंबर 2, MPC के साथ डायरेक्ट और MPS के साथ इनवर्स रिलेशनशिप, ये मत भूलना। नंबर 3, k की रेंज 1 टू इन्फिनिटी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई का टेबल हमने बनाया उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। घर पे एक अलग MPC वैल्यू लो जैसे 0.75 और पूरा टेबल खुद से बनाकर देखो। आई होप ये एक्सप्लेनर आपके लिए हेल्पफुल था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के न्यूमेरिकल्स। अगले कुछ मिनट्स में हम हर टाइप के प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे आराम से मास्टर कर सको। आई नो, जैसे ही एग्जाम पेपर में 4 मार्क का न्यूमेरिकल दिखता है प्रेशर बढ़ जाता है ना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी फाइनल परसेंटेज बना या बिगाड़ सकते हैं। बट आई प्रॉमिस यू आज ये डर खत्म हो जाएगा। ये सेशन इसीलिए है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाए। इस सेशन के एंड तक आप ADS न्यूमेरिकल्स के हर कोर टाइप को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओगे। हम 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम टाइप्स को कवर करेंगे जिनके ऊपर ही सारे एग्जाम क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जो हम यहाँ कवर ना करें। तो चलिए लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। लेकिन देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें अपने औजार यानी अपने टूल्स तैयार करने होंगे।
तो न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले चलो एकदम फटाफट सारे ज़रूरी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यही इस पूरे चैप्टर की नींव है, द फाउंडेशन। तो सबसे पहले द एब्सोल्यूट बेसिक्स, एग्रीगेट डिमांड यानी एडी क्या होता है? सिंपल, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई यानी एएस होता है टोटल आउटपुट, जिसको हम कंजम्पशन और सेविंग में बांटते हैं। इसीलिए नेशनल इनकम यानी वाई भी C+S होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस। पहली, एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरी, सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये दोनों कंडीशंस ही हमारे हर सोल्यूशन का बेस है। इनको दिमाग में लॉक कर लो। नेक्स्ट अप आते हैं प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम एंड सेव। ये प्रोपेंसिटी वर्ड थोड़ा फैंसी लगता है, पर इसका सिंपल मतलब है टेंडेंसी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, बस टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का रेशियो है। वैसे ही एपीएस टोटल सेविंग और टोटल इनकम का रेशियो है। फिर आते हैं मार्जिनल, एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बताता है कि इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया। एमपीएस वही चीज़ सेविंग के लिए बताता है। अब यहाँ पे दो गोल्डन रिलेशनशिप्स देखो। एपीसी प्लस एपीएस हमेशा 1 होगा, और सबसे पावरफुल शॉर्टकट एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको स्टार मार्क कर लो, ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। और ये रहे हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट हथियार। पहला है कंजम्पशन फंक्शन, C = C बार, जो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है, मतलब जीरो इनकम पर भी इतना कंजम्पशन तो होगा ही, प्लस B जो कि MPC है मल्टीप्लाइड बाय इनकम Y। दूसरा है सेविंग फंक्शन, S = -C बार यानी जीरो इनकम पर डिस सेविंग, प्लस 1 - B यानी MPS मल्टीप्लाइड बाय Y। और आखिर में द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K। इसके दो फॉर्मूलाज हैं, एक है 1 डिवाइडेड बाय MPS और दूसरा है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल इन्हीं 3 फंक्शन से सॉल्व होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारी पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के साथ, टाइप 1 न्यूमेरिकल्स। ये सबसे सीधे साधे, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनमें बस डायरेक्ट कंजम्पशन या सेविंग फंक्शन का यूज होता है। ये 3 मार्क के लिए आते हैं और इनमें स्कोर करना बहुत आसान है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डिसाइड करना कि कौन सा फंक्शन यूज करें, और इसका रोल बहुत ही सिंपल है। ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन के बारे में कुछ दिया है या कंजम्पशन निकालने को कहा है तो C फंक्शन यूज करो, और अगर क्वेश्चन में सेविंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ दिया है या पूछा है तो S फंक्शन यूज करो। सिंपल, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। इट्स दैट सिंपल। चलो इस रूल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें दिया है ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी C बार है 50, MPC है 0.8, नेशनल इनकम यानी Y है 800, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I निकालो। अब सोचो, हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से क्योंकि हमें I निकालना है तो सबसे लॉजिकल रास्ता क्या है? सेविंग फंक्शन यूज करना। बिल्कुल सही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पूछा है, हम S फंक्शन यूज करेंगे। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो S = -C बार प्लस MPS × Y। स्टेप 2, हमें MPS चाहिए, पर क्वेश्चन में MPC दिया है 0.8, तो हम अपने शॉर्टकट से निकालेंगे MPS = 1 - 0.8, जो कि हुआ 0.2। स्टेप 3, अब सारी वैल्यूज फॉर्मूला में डाल दो। S = -50 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 800। स्टेप 4, कैलकुलेशन करो, ये बनेगा -50 प्लस 160, जिससे S की वैल्यू आई 110। और आखिरी में स्टेप 5, फाइनल आंसर स्टेट करो। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट, इसीलिए हमारा इन्वेस्टमेंट भी 110 हो गया। देखा कितना लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जबरदस्त। अब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं टाइप 2 न्यूमेरिकल्स पर। ये सबसे कॉमन और मैं कह सकता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ये क्वेश्चंस आमतौर पर 4 मार्क्स के लिए आते हैं और आपसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने को कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत ज़रूरी डिसीजन लेना होता है। इक्विलिब्रियम निकालने के 2 रास्ते हैं। अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है तो आप इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज करोगे y = C + I। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट दिया है तो आप सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच यूज करोगे S = I। पहला स्टेप हमेशा यही है कि आइडेंटिफाई करो कि दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा रास्ता चुनना है। चलो एक क्लासिक टाइप 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया है C = 300 + 0.8y और बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट है 500। हमें 2 चीज़ें निकालनी हैं,
पहला इक्विलिब्रियम इनकम यानी Y और दूसरा उस इनकम पर कंजम्पशन का लेवल C। तो यहाँ C और I दिया है, इसलिए हम यूज करेंगे Y = C + I वाला अप्रोच। हम C की जगह पूरा फंक्शन 300 + 0.8y डाल देंगे और I की जगह 500। लो, बन गई हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन। अब बस सिंपल अलजेब्रा है। Y वाले टर्म्स को एक तरफ ले आओ, y - 0.8y हो गया 0.2y। दूसरी तरफ 300 + 500 हो गया 800। तो हमारी इक्वेशन सिंपल हो गई, 0.2y = 800। अब y निकालने के लिए बस 800 को 0.2 से डिवाइड कर दो। और ये आ गया हमारा आंसर। हमारा इक्विलिब्रियम इनकम है 4000। ये हमारे आंसर का पहला पार्ट है। एक सिंपल सी कैलकुलेशन से हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां इकोनॉमी बैलेंस में है। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर, इस इक्विलिब्रियम लेवल पर कंजम्पशन निकालना। ये तो और भी आसान है। हमने जो y की वैल्यू अभी निकाली यानी 4000, उसको बस ओरिजिनल कंजम्पशन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो C हो जाएगा 300 + 0.8 × 4000, मतलब 300 + 3200, जिससे हमारी फाइनल कंजम्पशन की वैल्यू आई 3500। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब एक स्पेशल केस देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इक्विलिब्रियम इनकम नहीं पूछता, बल्कि आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको C = 20 + 0.8y फंक्शन देकर पूछ सकते हैं, फाइंड द इनकम लेवल व APC = 1। ये जो APC = 1 है ना, ये एक कीवर्ड है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मतलब है। ये कीवर्ड रेफर करता है ब्रेक इवन पॉइंट को। जब APC 1 होता है, इसका मतलब है कि टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम के बराबर है। इन अदर वर्ड्स, C = Y, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट पर सेविंग के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो सेविंग 0 होगी। इससे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके मिल जाते हैं। या तो हम C = Y यूज कर सकते हैं या S = 0। जैसा कि आप देख सकते हो, दोनों मेथड से बिल्कुल सेम आंसर आएगा। चलो मेथड 1 देखते हैं। C = Y यूज करके हम C की जगह Y रख देंगे, तो इक्वेशन बनेगी Y = 20 + 0.8y। इसको सॉल्व करके Y आ जाएगा 100। अब मेथड 2 देखो। पहले C फंक्शन से S फंक्शन निकालना पड़ेगा। वो होगा S = -20 + 0.2y। अब S को 0 के बराबर रख दो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी 0.2y = 20, y 100 ही आएगा। आपको जो मेथड ज्यादा आसान लगे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और सबसे एडवांस टाइप के न्यूमेरिकल पर, जिसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये क्वेश्चंस थोड़े लंबे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करोगे तो ये भी बहुत मैनेजेबल है। इस प्रॉब्लम पर पूरा ध्यान देना, क्योंकि इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं। हमें एक सेविंग फंक्शन दिया है S = -10 + 0.20y और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 240। फिर क्वेश्चन कहता है, अगर हमें प्रेजेंट इनकम लेवल को डबल करना है तो कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा I करना पड़ेगा। ये एक क्लासिक मल्टी लेयर्ड मल्टीप्लायर प्रॉब्लम है। इस सोल्यूशन को हम 5 सिंपल स्टेप्स में तोड़ेंगे। स्टेप 1, पहले इनिशियल इनकम, जिसे हम Y1 कहेंगे, निकालो। इसके लिए S = I करेंगे। -10 + 0.2y = 240 को सॉल्व करके इनिशियल इनकम आए 1250। स्टेप 2, अब टारगेट इनकम Y2 पता करो। क्वेश्चन ने कहा है इनकम को डबल करना है, तो Y2 हो गया 1250 × 2 यानी 2500। स्टेप 3, इनकम में कितना चेंज चाहिए यानी डेल्टा Y निकालो। ये सिंपल है, Y2 - Y1 जो हुआ 1250। स्टेप 4, अब मल्टीप्लायर यानी K कैलकुलेट करो। सेविंग फंक्शन S = -10 + 0.20y से हमें पता है कि MPS 0.20 है, तो K हो गया 1/MPS, जिससे मल्टीप्लायर की वैल्यू आई 5। और फाइनली स्टेप 5, एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा I निकालो। इसके लिए हम मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, K = डेल्टा Y / डेल्टा I। वैल्यूज डालो तो बनेगा 5 = 1250 / डेल्टा I। इसको सॉल्व करके डेल्टा I आ गया 250, तो 250 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब हमने हर मेजर टाइप का न्यूमेरिकल कवर कर लिया है जो आपके सामने आ सकता है। चलो इस सेशन को कुछ ज़रूरी एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ कंक्लूड करते हैं। ये आपको कॉमन मिस्टेक से बचाएंगे और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में फुल मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करेंगे। ये है आपकी फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट। इसको हमेशा याद रखना। पहला, प्रेजेंटेशन मैटर करती है।
अगर क्वेश्चन ए और बी पार्ट्स में है तो अपना आंसर भी वैसे ही स्ट्रक्चर करो। दूसरा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जल्दी जल्दी में एक छोटी सी गलती आपको गलत रास्ते पे ले जा सकती है। तीसरा, अपने साइंस हमेशा चेक करो, खासकर ऑटोनमस सेविंग का नेगेटिव साइन, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। चौथा, अपना सारा वर्क दिखाओ, हर फॉर्मूला और हर स्टेप लिखो, सिर्फ फाइनल आंसर मत लिखना। और पांचवा, मल्टीप्लाई प्रॉब्लम्स का गोल्डन रूल याद रखो। जब भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा आई दिया हो या पूछा हो, आपको हमेशा के दोनों फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे, एक से के की वैल्यू निकालने के लिए और दूसरे से मिसिंग वेरिएबल निकालने के लिए। आई होप ये एक्सप्लेनर आपके लिए हेल्पफुल था। बस प्रैक्टिस करते रहो एंड आई एम श्योर यू विल मास्टर दीज न्यूमेरिकल्स। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, और वेलकम है आपका इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के ADAS यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल मास्टर कर लेंगे। स्पेसिफिकली हमारा फोकस रहेगा टाइप 3 यानी मल्टीप्लायर क्वेश्चंस और टाइप 4 यानी टेबल बेस्ड क्वेश्चंस पर, जो आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली क्रूशल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम सारे ज़रूरी फॉर्मूलाज को डिटेल में रिवाइज करेंगे, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर हम मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम टेबल वाले क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप टैकल करेंगे। फिर हम मल्टीप्लायर प्रोसेस को विजुअली समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। और एंड में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रो टिप्स दूंगा। ऑलराइट, तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे फॉर्मूलाज एकदम क्रिस्टल क्लियर हों। ये हमारे टूल्स हैं। तो चलिए पहले उन सभी इसेंशियल फॉर्मूलाज को एक एक करके रिवाइज करते हैं जिनकी हमें आज जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले है APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो, इसके नाम में ही इसका मतलब है, ये एक एवरेज है। ये हमें बताता है कि हम अपनी टोटल इनकम का कितना प्रोपोर्शन या कितना हिस्सा कंज्यूम यानी स्पेंड कर रहे हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, C/Y। मान लो आपकी टोटल इनकम यानी Y 100 रुपीज़ है और आप उसमें से 80 रुपीज़ खर्च यानी C कर देते हो, तो आपका APC होगा 80 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.8। सिंपल। Now what's really interesting is MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। तो MPC मेजर करता है कि आपकी एडिशनल इनकम का कितना प्रोपोर्शन आप स्पेंड करते हो। फॉर्मूला में ये जो ट्रायंगल या डेल्टा है ना, इसका मतलब ही चेंज है। सोचो आपकी सैलरी 100 रुपीज़ से बढ़ गई, ये है आपका डेल्टा Y, और इस बढ़ी हुई सैलरी में से आपने 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च किए, ये है आपका डेल्टा C। तो आपका MPC होगा 75/100 यानी 0.75। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में ये गलती बिल्कुल मत करना। हमेशा याद रखो, एवरेज यानी APC आपकी टोटल इनकम की कहानी बताता है, जबकि मार्जिनल यानी MPC सिर्फ इनकम में जो चेंज आया है उस एक्स्ट्रा इनकम की कहानी बताता है। इसको ऐसे समझो, APC आपके पूरे रिपोर्ट कार्ड का ओवरऑल एवरेज है, जबकि MPC सिर्फ लास्ट एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हुई उसके बारे में है। And this brilliantly illustrates the simple relationships between these concepts. अब समझो, इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है। आप अपनी इनकम का क्या कर सकते हो? या तो आप उसे कंज्यूम करोगे यानी खर्च करोगे, या सेव करोगे यानी बचाओगे। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए APC यानी कंजम्पशन का फ्रैक्शन प्लस APS यानी सेविंग का फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। सेम लॉजिक एडिशनल इनकम पर भी अप्लाई होता है, इसीलिए MPC प्लस MPS भी हमेशा 1 होता है। तो अगर आपको एक पता है तो दूसरा निकालने के लिए बस 1 से माइनस कर दो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हीरो ऑफ आवर टॉपिक, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये हमें दिखाता है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा चेंज नेशनल इनकम में कितना बड़ा या मल्टीफोल्ड इफेक्ट ला सकता है। सोचो कि एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। गवर्नमेंट ने एक छोटा सा डोमिनो यानी इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा I पुश किया और उससे पूरी लाइन ऑफ डोमिनोज यानी नेशनल इनकम यानी डेल्टा Y में चेंज आ गया। और ये फॉर्मूला एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये K निकालने का एक शॉर्टकट और सबसे कॉमन मेथड है। अगर हमें MPS पता है तो हम K को डायरेक्टली 1/MPS करके निकाल सकते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि MPS होता है 1 - MPC, तो ये फॉर्मूला K = 1/1 - MPC भी बन जाता है। इसका लॉजिक समझो, जितना ज्यादा लोग सेव करेंगे यानी MPS हाई होगा, उतना कम पैसा इकॉनमी में आगे खर्च होगा, इसलिए मल्टीप्लाई का इफेक्ट उतना ही कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। ये लीजिए आपके लिए कंप्लीट फॉर्मूला चीट शीट। मेरी सलाह है कि आप अभी इस वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लें। आज के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सारे टूल्स हमारे पास होने चाहिए। ये हमारे हथियार हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने पहले टाइप के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर।
टाइप 3 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट में चेंज यानी डेल्टा आई के इम्पैक्ट पर बेस्ड होते हैं। पहचान बहुत आसान है। जब भी क्वेश्चन में डेल्टा आई दिया हो या पूछा हो, समझ जाना ये टाइप 3 का सवाल है। ये रूल स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, एग्जाम में ये मत भूलना। इसको मैं गोल्डन रूल कहता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा आई दिया हुआ है या आपसे डेल्टा आई पूछा गया है, तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। आपको हमेशा मल्टीप्लायर के दोनों फॉर्मूलाज यूज करने हैं, k = 1/MPS और k = डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। इन्हीं दोनों को यूज करके आंसर आएगा। चलिए क्लासिक प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। हमें क्या क्या गिवन है? MPC दिया है 0.75, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज यानी डेल्टा आई दिया है 300 करोड़ और हमसे पूछा क्या है? इफेक्ट ऑन टोटल इनकम यानी डेल्टा वाई। जैसे ही हमने डेल्टा आई देखा, हमारा गोल्डन रूल एक्टिवेट हो गया। अब समझो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। स्टेप 1, हम MPS निकालेंगे। क्यों? क्योंकि K का सबसे इजी फॉर्मूला 1/MPS है। हमें MPC 0.75 दिया है, तो MPS होगा 1 - MPC यानी 1 - 0.75 जो कि है 0.25। स्टेप 2, अब इस MPS से हम K कैलकुलेट करेंगे। K = 1/MPS, तो K हो गया 1 / 0.25 यानी 4। इसका मतलब मल्टीप्लायर 4 है। स्टेप 3, अब हम K का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। K = डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। वैल्यूज डालो, 4 = डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय 300। स्टेप 4, सॉल्व कर लो। डेल्टा वाई = 4 × 300 जो कि आता है 1200। तो हमारा फाइनल आंसर है 1200 करोड़। लेकिन यहां रुकना नहीं है। इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन समझो। इसका मतलब ये हुआ कि जब इकोनॉमी में 300 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया, तो उसकी वजह से टोटल इनकम 300 करोड़ नहीं बल्कि उससे 4 गुना ज्यादा यानी 1200 करोड़ बढ़ गई। ये है मल्टीप्लायर का जादू। ओके, अब इस क्वेश्चन की वर्डिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और एक कॉमन ट्रैप है जिसमें बोर्ड एग्जाम्स में स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। यहाँ लिखा है 3 टाइम्स मोर देन। इसका मतलब सिर्फ 3 टाइम्स नहीं होता, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम इस रिलेशनशिप को आराम से समझेंगे। देखो, 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 × डेल्टा आई, लेकिन 3 टाइम्स मोर देन का मतलब है कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज तो है ही, उसके ऊपर से 3 गुना ज़्यादा। तो इक्वेशन बनेगी चेंज इन इनकम यानी डेल्टा वाई इक्वल्स ओरिजिनल चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा आई प्लस 3 टाइम्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब डेल्टा वाई = 4 डेल्टा आई। अगर सिर्फ 3 टाइम्स लिखा होता तो डेल्टा वाई = 3 डेल्टा आई होता। ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक बार हमने ये रिलेशनशिप सेट कर ली तो आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, हम K निकालेंगे। हमें पता है K इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई और हमने अभी एस्टैब्लिश किया कि डेल्टा वाई इज 4 डेल्टा आई, तो K हो गया 4 डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई यानी 4। स्टेप 2, अब हम K से MPS निकालेंगे। K = 1/MPS फॉर्मूला से, तो 4 = 1/MPS जिससे MPS आ गया 1/4 यानी 0.25। स्टेप 3, और आखिर में जब MPS मिल गया तो MPC निकालना तो सबसे आसान है। MPC = 1 - MPS यानी 1 - 0.25 जो कि है 0.75। हो गया सॉल्व। लेट्स मूव टू टाइप 4 नाउ। ये हैं टेबल बेस्ड फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस। देखने में ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और लंबे लगते हैं, लेकिन बिलीव मी इनका लॉजिक बहुत सीधा होता है। आपको बस सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा प्रॉब्लम। हमें एक टेबल दी है जिसमें इनकम लेवल्स हैं और बाकी कॉलम्स खाली हैं। हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज दिए गए हैं। पहला, MPC पूरे टेबल में कांस्टेंट है 0.75 और दूसरा, जब इनकम 0 है तो सेविंग -30 है। इन्हीं 2 क्लूज से पूरा टेबल सॉल्व होगा। अब समझो पहला स्टेप क्या है। हमें पता है कि y = c + s, तो जब y 0 है c = -s। हमें s दिया है -30, तो c हो जाएगा -30 यानी +30। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। अब हम निकालेंगे डेल्टा c। फॉर्मूला है MPC × डेल्टा y। MPC 0.75 कांस्टेंट है और हर स्टेप पर इनकम 100 से बढ़ रही है, तो हमारा डेल्टा c हर लेवल के लिए 0.75 × 100 यानी 75 आएगा। अब क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग कंजम्पशन यानी 30 है और हर स्टेप का चेंज इन कंजम्पशन यानी 75 है,
तो हम पूरा सी कॉलम बहुत आसानी से भर सकते हैं। बस पिछले लेवल के कंजम्पशन में 75 ऐड करते जाओ, तो 30 + 75 इज 105, फिर 105 + 75 इज 180 और 180 + 75 इज 255। देखा, पूरा सी कॉलम फिल हो गया। फाइनली हम बाकी के बचे हुए कॉलम्स कंप्लीट करेंगे। सेविंग्स यानी एस निकालने के लिए फॉर्मूला है S = Y - C। हर रो के लिए ये कैलकुलेशन करो। 100 - 105 इज -5, 200 - 180 इज 20 एंड सो ऑन। और APC निकालने के लिए फॉर्मूला है C/Y। 105/100 इज 1.05, 180/200 इज 0.90। ध्यान देना, जीरो इनकम पर APC अनडिफाइंड होता है। और इसके साथ पूरा टेबल सॉल्व हो गया। हमने मल्टीप्लायर फॉर्मूला तो यूज कर लिया, लेकिन अब हम पर्दे के पीछे जाके देखेंगे कि ये मल्टीप्लायर इकोनॉमी में राउंड बाय राउंड काम कैसे करता है। थ्योरी को प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, इससे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमें एक इनिशियल एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा आई दिया गया है जो है 1000 करोड़ और MPC दिया है 0.8। हमें ये ट्रेस करना है यानी राउंड बाय राउंड दिखाना है कि इस इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी में क्या चेन रिएक्शन शुरू होता है। राउंड 1 में जो 1000 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई है, वो किसी न किसी की 1000 करोड़ की नई इनकम बन जाती है। मान लो गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाने में 1000 करोड़ इन्वेस्ट किए, तो ये पैसा इंजीनियर्स, लेबरर्स, मटेरियल सप्लायर्स की इनकम बन गया। अब क्योंकि MPC 0.8 है, तो ये लोग इस नई इनकम का 80% यानी 800 करोड़ कंज्यूम कर देंगे और बाकी का 20% यानी 200 करोड़ सेव कर लेंगे। ये है क्रूशल स्टेप जहां से मल्टीप्लायर प्रोसेस शुरू होता है। जो 800 करोड़ राउंड 1 में खर्च हुए थे वो हवा में नहीं गए, एक का खर्चा दूसरे की इनकम होता है। तो ये 800 करोड़ राउंड 2 में किसी और की, जैसे शॉपकीपर्स या मैन्युफैक्चरर्स की नई इनकम बन जाते हैं। अब ये लोग भी अपनी इस नई 800 करोड़ की इनकम का 80% स्पेंड करेंगे, जो कि होता है 640 करोड़, और बाकी का 20% यानी 160 करोड़ सेव करेंगे। और ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। राउंड 3 में 640 करोड़ इनकम बनेगी एंड सो ऑन। हर राउंड में इनकम थोड़ी कम होती जाती है। अब इस पूरी सीरीज को ऐड करने के बजाय हम अपना शॉर्टकट यानी फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले K निकालो। K = 1/1 - MPC, which is 1/1 - 0.8, so 1/0.2, which equals 5. तो टोटल चेंज इन इनकम डेल्टा Y होगा इनिशियल डेल्टा I टाइम्स K, यानी 1000 × 5, जो कि है 5000। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द फुल मल्टीप्लायर इफेक्ट। और देखो, टोटल डेल्टा C है 4000, टोटल डेल्टा S है 1000। एक चेक ये है कि टोटल डेल्टा S हमेशा इनिशियल डेल्टा I के बराबर होता है, जो यहाँ हो रहा है। हमने काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, हमने कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए हैं। अब चलिए अपनी सारी लर्निंग को कंसोलिडेट करते हैं कुछ फाइनल प्रो टिप्स के साथ, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे और आपसे सिली मिस्टेक्स होने से बचाएंगे। ये पॉइंट्स एग्जाम में बहुत काम आएंगे। पहला, क्वेश्चन की लैंग्वेज, खासकर टाइम्स और टाइम्स मोर देन का फर्क समझो। दूसरा, जब भी डेल्टा आई दिखे गोल्डन रूल याद रखो। तीसरा, टेबल वाले क्वेश्चन में हमेशा स्टेप बाय स्टेप पेशेंटली आगे बढ़ो। चौथा, प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा अपने मेन फॉर्मूला जरूर लिखो। पांचवा, अगर MPC 2/3 जैसा फ्रैक्शन है उसे 0.67 मत लिखो, फ्रैक्शन में ही कैलकुलेशन करो, उससे आंसर एग्जैक्ट आएगा। और आखिर में अपने कैलकुलेशंस हमेशा डबल चेक करो। सो आई वांट टू लीव यू विद अ फाइनल थॉट। ये मल्टीप्लायर सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे गवर्नमेंट्स पूरी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए यूज़ करती हैं। सोचिए, जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है यानी डिफ्लेशनरी गैप होता है, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर इस मल्टीप्लायर इफेक्ट से नेशनल इनकम को बूस्ट कर सकती हैं। ये सिर्फ किताबी फॉर्मूला नहीं, देश चलाने का टूल है। द मोर यू प्रैक्टिस, द स्ट्रॉन्गर योर कमांड ओवर दीज न्यूमेरिकल्स विल बिकम। ऑल द बेस्ट।